हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। ईवोक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में मध्यकालीन इतिहास पर कंप्लीट चर्चा करेंगे। यह एक मैराथन क्लास होगी जहां पर आपको पूरा मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया जाएगा। आप मुझे बस एक सवा घंटा दीजिए। एक सवा घंटा में पूरा मध्यकालीन इतिहास हम पढ़ लेंगे, जिसमें दिल्ली सल्तनत से लेकर भक्तिकालीन, मराठा और विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और मुगल कालीन जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य है मध्यकालीन इतिहास से जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उन सभी तथ्यों पर हम चर्चा कर लेंगे। ये क्लास बीपीएससी ओरिएंटेड है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप किसी दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी आप इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि इस क्लास में उन सभी तथ्यों पर चर्चा की जाएगी जो मध्यकालीन इतिहास के संबंध में अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उन्हें बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से कर लेंगे। हमारा मानना हमेशा रहता है कि हम उतना ही पढ़ें जितना एग्जाम की डिमांड होती है। बाकी आप स्वतंत्र हैं, मोटी मोटी किताबें भी आती हैं, आप पढ़ सकते हैं। आप ज्ञानी तो बन जाएंगे, लेकिन यह दावा नहीं करेंगे कि आपका सिलेक्शन भी हो। इसलिए एक स्मार्ट स्ट्रेटजी को बनाना चाहिए। हमें सबसे ज़्यादा एग्जाम की डिमांड को समझना चाहिए, एग्जाम को पढ़ना चाहिए। इसलिए हमारा हमेशा उद्देश्य होता है कि हम एग्जाम की डिमांड को समझें और उतना ही पढ़ें जितना कि इंपॉर्टेंट होता है। बीपीएससी मेंस में मिडवल हिस्ट्री का कोई रोल नहीं है, केवल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही 4-5-6 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको इसी एक सवा घंटे की क्लास में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी फिर मैं कह रहा हूँ, आप स्वतंत्र हैं, अगर आपको ज्ञानी बनना है तो पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। बस पेशेंस के साथ अगर आप 1 से सवा घंटा इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो यकीनन आपके 5-6 क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वो आपके हाथ में होंगे, आप उन्हें बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देर न करते हुए इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहेंगे। मेंस की क्लासेस भी लगातार स्टार्ट हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। हमने इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री की एक मैराथन क्लास लेकर उसे कंप्लीट कर दिया है, जिसके 3 पार्ट हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास की चर्चा हम लोग 800 से 1200 ईस्वी तक हुए उत्तर भारत में जो संघर्ष होते हैं उनसे करेंगे, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष जो होता है वह गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासकों के मध्य यह संघर्ष होता है। कारण होता है इस संघर्ष का कन्नौज पर आधिपत्य जमाना, यानी कन्नौज पर आधिपत्य करने के लिए 3 उत्तर भारत की बड़ी शक्तियां संघर्ष करती हैं, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल होते हैं। यह संघर्ष लगभग 100 वर्ष तक चलता है और इस संघर्ष में जो अंतिम विजय मिलती है वह गुर्जर प्रतिहारों को मिलती है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष से आपको ये तथ्य याद रखने चाहिए, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि यह संघर्ष किसके किसके मध्य लड़ा गया। तो 3 बड़ी शक्तियां थी, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शामिल थे। कारण था इस संघर्ष का कन्नौज पर आधिपत्य करना। लगभग 100 वर्षों का यह संघर्ष हुआ, जिसमें अंतिम विजय गुर्जर प्रतिहारों को मिली। अगर हम बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश की तो इसका संस्थापक नागभट्ट प्रथम होता है। 730 ईस्वी में इसने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी भीनमाल थी। अगर त्रिकोणी संघर्ष प्रारंभ करने की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक था वत्सराज, इसी के समय में गुर्जर ये त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हुआ था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार का शासक राज्यपाल था। तो ये आपको तथ्य याद रखना है कि महमूद गजनवी का जब भारत पर आक्रमण हुआ तो गुर्जर प्रतिहार का जो शासक था वह राज्यपाल था, और जो त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था तब गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक वत्सराज था। बाकी इसकी स्थापना किया था नागभट्ट प्रथम ने 730 ईस्वी में। राष्ट्रकूट वंश शासकों की बात करें तो इसका जो संस्थापक होता है वह दंतिदुर्ग 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की इसने स्थापना की थी। राजधानी इसकी मान्यखेत होती है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा किया गया था। इसका अंतिम शासक जो होता है वह कार्क द्वितीय होता है। तो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित आपको यह तथ्य जरूर याद करने चाहिए, और इसमें कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको पता होना चाहिए दंतिदुर्ग था। राजधानी इनकी मान्यखेत थी। एलोरा का जो कैलाश मंदिर था इसका निर्माण भी राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था, और शासक का नाम क्या था, तो कृष्ण प्रथम था। बाकी इसका अंतिम शासक कार्क द्वितीय था। राष्ट्रकूट के बाद पाल वंश की बात करें तो इसका संस्थापक गोपाल था। 750 ईस्वी में इसने पाल वंश की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश का शासक धर्मपाल ने करवाया था, और इसका अंतिम शासक गोविंद पाल था। तो पाल वंश से यह महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना चाहिए धर्मपाल ने की थी, जो पाल वंश का शासक था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। 750 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। अंतिम पाल वंश का जो शासक था वह गोविंद पाल था। अब हम देखेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी, यानी भारत पर जो मुस्लिम आक्रमणकारी की शुरुआत कब से होती है, तो ये होती है मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। भारत पर आक्रमण करने वाला यह प्रथम मुस्लिम शासक होता है। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन होता है, तो आपको नाम याद रखना चाहिए, मोहम्मद बिन कासिम होता है। और कब करता है, 712 ईस्वी में। फिर उसके बाद महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करते हैं। अब मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मोहम्मद गजनवी जो है 998 से 1030 ईस्वी तक
देख सकते हैं इसका काल। गजनवी के शासक सुबुक्तगीन का यह पुत्र था, यानी गजनवी जो लगभग आपका अफगान में पड़ता है, तो वहां पर एक क्षेत्र है गजनी, तो वहीं का जो शासक होता है इसका पिता सुबुक्तगीन होता है, उसी का यह पुत्र रहता है। भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला कौन सा शासक था, तो आपको बताना चाहिए महमूद गजनवी। 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, इसका वर्ष था 1026 ईस्वी में। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया था, तो 1026 ईस्वी में। दरबारी विद्वान, इसकी कुछ पुस्तक देखेंगे जिसमें कुछ इसके साथ, यानी दरबारी विद्वान का मतलब इसके दरबार में कुछ विद्वान रहते थे जिनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, जिसमें अलबरूनी ने पुस्तक लिखी थी किताबुल हिंद। उतबी इसका दरबारी कवि था जिसने पुस्तक लिखी थी किताबुल यामनी। फिरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखा गया था और बैहाकी के द्वारा तारीखे सुबुक्तगीन लिखी गई थी। ये जो 4 व्यक्ति हैं ये मोहम्मद गजनवी के दरबारी थे और इनके द्वारा ये महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई। किताबों के नाम आपको याद रखना है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं कि अलबरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की थी, उतबी द्वारा किताबुल यामनी की रचना की गई थी, फिरदौसी ने शाहनामा और बैहाकी द्वारा तारीख ए सुबुक्तगीन की रचना की गई थी। महमूद गजनवी के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी अफगान के गोर प्रांत का शासक था और इसका प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर होता है, यानी 1175 ईस्वी में सबसे पहले आक्रमण करता है। कहां? मुल्तान पर करता है। उसके बाद 1178 ईस्वी में यह गुजरात पर आक्रमण करता है। इस समय गुजरात का शासक भीम द्वितीय, यानी जिसे हम मूलराज द्वितीय भी कहते हैं, के द्वारा मोहम्मद गोरी की पराजय होती है। यानी इसमें गुजरात आक्रमण में यहां के शासक द्वारा मोहम्मद गोरी को हरा दिया जाता है। उसके बाद फिर से मोहम्मद गोरी पुनः भारत आता है और तराइन का युद्ध होता है। तो तराइन का युद्ध पहला वाला जो होता है वह 1191 ईस्वी में होता है और किसके बीच में होता है? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। पहले तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय होती है। इस पराजय के पश्चात भी यह पुनः फिर अपनी शक्तियों का संगठन करके फिर से दोबारा आता है और फिर से तराइन का युद्ध होता है 1192 में, यानी पुनः 1 वर्ष बाद ही मोहम्मद गोरी पुनः भारत पर आक्रमण करता है और इस बार पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी की विजय होती है। यानी मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तो वह था तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय होती है। पहला युद्ध 1191 में, दूसरा तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा जाता है। इसके बाद चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। ये डेट आपको सभी याद रखनी है। इसमें जो है मोहम्मद गोरी की विजय होती है। यह युद्ध जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा जाता है। इसमें जयचंद की पराजय होती है। मोहम्मद गोरी इन सभी क्षेत्रों में जीतने के बाद अपने जो गुलाम होते हैं इनको डिफरेंट क्षेत्र में ये सारी सत्ताएं सौंप देता है और इसी के बाद हम कह सकते हैं वास्तविक रूप से उत्तर भारत के क्षेत्र में अफगान शासकों का शासन स्थापित हो जाता है और दिल्ली सल्तनत का काल यहीं से स्टार्ट होता है, जिसमें पहला वंश जो होता है गुलाम वंश होता है। ये गुलाम वंश नाम रखने का यही कारण है कि मोहम्मद गोरी के जो गुलाम होते हैं इनको यहाँ के क्षेत्र दे दिए जाते हैं जो यह युद्ध में जीतता चला जाता है। गुलाम वंश की जो स्थापना होती है वह 1206 में होती है और यह वंश 1290 ईस्वी तक चलता है। तो इस तरीके से गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 से 1290। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है जो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहता है। फिर तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी तक, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक और अंत में दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश होता है वह लोधी वंश होता है जो 1451 से 1526 ईस्वी तक रहता है। तो इस तरीके से कभी कभी आपके एग्जाम में क्रम लगाने को भी पूछ लिया जाता है कि इनका क्रम बताइए, तो आप लोगों को क्रम याद रखना है। पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लोधी वंश। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किस वंश ने शासक किया दिल्ली सल्तनत में, तो आपको यह भी याद रखना चाहिए तुगलक वंश। इसमें देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तुगलक वंश का ही है। अब हम एक एक करके एक एक वंश को पढ़ते हैं और इस वंशों में जो भी महत्वपूर्ण शासक हैं उन पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आते हैं गुलाम वंश में। तो गुलाम वंश में जो कुतुबुन ऐबक होता है वह पहला शासक होता है जिसका टाइम पीरियड 1206 से 1210 ईस्वी के बीच रहता है। आगे हम ये भी चर्चा करेंगे कि इन शासकों द्वारा जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं यानी कुतुबुन ऐबक, इल्तुतमिश। पहले एक बार हम नजर डाल देते हैं कि गुलाम वंश के कौन कौन से शासक थे। तो पहला शासक कौन था? तो कुतुबुन ऐबक था, 1206 से 1210 ईस्वी के बीच इसका कार्यकाल होता है। कुतुबुन ऐबक के बाद आराम शाह होता है जिसका टाइम पीरियड 1210 से 1211 यानी सिर्फ 1 वर्ष। फिर इल्तुतमिश होता है। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड 1211 से 1236 ईस्वी तक। कभी कभी आपसे यहां भी क्रम लगाने को पूछा जाता है। तो इल्तुतमिश के बाद आता है रुकनुद्दीन फिरोज 1236 यानी कुछ महीने
महीने तक ये शासक होता है। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बनती है, जिसका टाइम पीरियड 1236 से 1240। उसके बाद मोइनुद्दीन बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, और लास्ट में जो गुलाम वंश का शासक होता है वह कैकूबाद अथवा जिसे हम क्यूमर्स भी कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1287 से 1290। तो शुरू के रजिया सुल्तान तक आपको ये क्रम याद रखने चाहिए। और उसके बाद अंतिम शासक कौन था गुलाम वंश का, तो ये पता होना चाहिए कि अंतिम शासक था कैकूबाद तथा क्यूमर्स। पहला गुलाम वंश का शासक कौन था, कुतुबुन ऐबक। उसके बाद आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज और रजिया। फिर उसके बाद अन्य भी शासक होते हैं जिनका टाइम पीरियड बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, आप ये क्रम देख सकते हैं। अब महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे ये जो शासक हुए, इनमें जो महत्वपूर्ण शासक थे जिनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए, महत्वपूर्ण इन शासकों की जो तथ्य होते हैं, अब उन पर बात करेंगे। कुतुबुन ऐबक की बात करें तो या 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की। जैसे हमने ऊपर भी देखा, इसका टाइम पीरियड 1206 से 1210 था और 1206 में ही इसने गुलाम वंश की यहाँ पर स्थापना की थी। लाख बख्श एवं कुरान खा के नाम से इसे जाना जाता है, यानी यह एक बहुत बड़ा दानी था। इसे लाखों में दान करने वाला कहा जाता था, इसे लिए इसका नाम लाख बख्श भी पड़ गया था। बाकी इसका अन्य नाम कुरान खा भी था। इसके कुछ निर्माण थे जो महत्वपूर्ण थे और अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें पहला था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में इसका निर्माण कराया गया। अढ़ाई दीन का झोपड़ा, अजमेर में इसका निर्माण कराया गया। और उसके बाद कुतुब मीनार दिल्ली में शुरू करवाया था। तो तीन महत्वपूर्ण स्थापत्य हैं जिसकी नींव जो है कुतुबुन ऐबक ने डाली थी, जिसमें पहली है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, अढ़ाई दीन का झोपड़ा अजमेर में और कुतुब मीनार दिल्ली में। कुतुबुन ऐबक की जो मृत्यु होती है वह 1210 ईस्वी में हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुबुन ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी, तो भी आपको याद रखना है इस समय राजधानी थी लाहौर। अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश की। 1211 में राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर देता है। हमने ऊपर बताया कि ऐबक के टाइम पे राजधानी क्या थी दिल्ली सल्तनत की, तो वह लाहौर थी। लेकिन इल्तुतमिश ने इस लाहौर राजधानी को चेंज करके कौन सी राजधानी बनाया, तो दिल्ली राजधानी बनाता है अपनी। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाता है, यानी जिसकी नींव कुतुबुन ऐबक डालता है दिल्ली में, उसको जो पूरा करवाता है वह इल्तुतमिश रहता है। 40 गुलाम सरदारों के संगठन से तुर्गे चहलगानी का गठन किया इल्तुतमिश ने। टंका चांदी का सिक्का था और जीतल तांबे नामक जो है ये सिक्के भी चलवाए थे। और आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि टांका और जीतल ये सिक्के किसने चलवाए थे, तो आपको पता होना चाहिए इल्तुतमिश। और ये भी तथ्य आपको पता होना चाहिए कि टंका चांदी का सिक्का था और जीतल तांबे का। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत जो है वह इल्तुतमिश ने ही करवाई थी। तो इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत तुर्के चहलगानी का मतलब 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन था, इन दोनों की जो स्थापना थी, इन दिनों की शुरुआत इल्तुतमिश ने ही करवाई थी। लाहौर से दिल्ली को स्थानांतरित किया राजधानी के रूप में, यह भी इल्तुतमिश का ही कार्य था और कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। अब आते हैं रजिया। रजिया जो थी वह दिल्ली सल्तनत की एकमात्र कह सकते हैं शासिका थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो इल्तुतमिश की पुत्री थी, उसका उत्तराधिकारी बनी। दिल्ली की सल्तनत बनने वाली एकमात्र यह महिला थी। इसने अल्तुनिया से इन्होंने विवाह किया था और अल्तुनिया ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया और इस विद्रोह में रजिया सुल्तान मारी गई थी। रजिया सुल्तान के बाद जो दिल्ली में गुलाम वंश का जो महत्वपूर्ण शासक बना वह बना बलबन। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। ये भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसका जो वास्तविक नाम था क्या था, तो बहाउद्दीन था। जिल्ले इलाही की उपाधि इसने धारण की और स्वयं को नियामत खुदाई कहा जाता है। तो राजस्व एक सिद्धांत स्थापित किया। तो राजस्व सिद्धांत को स्थापित करने वाला यह बलबन ही था दिल्ली सल्तनत में। और राजस्व सिद्धांत का मतलब है कि इसने अपने आप को सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि माना और सुल्तान का निरंकुश होना इसने आवश्यक बताया। सिद्धांत के यही मतलब थे। और जिल्ले इलाही की इसने उपाधि धारण की। जिल्ले इलाही किसको कहते हैं, ईश्वर को ही कहते हैं। तो सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ऐसा इसने माना था और स्वयं को नियामत खुदाई कहा। ईरानी परंपरा में सिजदा और पाबोस को इसने लागू किया। नौरोज त्यौहार मनाना भी जो है बलबन ने ही स्टार्ट किया था। तो सिजदा, पाबोस और नौरोज त्यौहार जो है किससे संबंधित है, किसने शुरू किया, तो वह बलबन ने ही भारत में शुरू किया। रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाई। तो अक्सर यह भी पूछा जाता है रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, तो आपको बताना होगा बलबन। तुर्के चहलगानी को समाप्त कर दिया, यानी इल्तुतमिश ने जिन 40 सरदारों को संगठन करके तुर्के चहलगानी बनाया था उसको बलबन ने समाप्त कर दिया। बलबन से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको पता होना चाहिए कि बलबन ने एक मकबरा बनाया था दिल्ली में, बलबन का मकबरा, जो स्वयं बलबन द्वारा ही बनवाया गया था। कहाँ, दिल्ली में। और इस मकबरे को विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित था और यह पहला ऐसा मकबरा था जिसमें मेहराब का जो है वास्तविक रूप से इसमें दिखाई पड़ता है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा वह स्थापत्य कला थी जिसमें सर्वप्रथम मेहराब जो है वास्तविक रूप से दिखाई पड़ती थी, तो वह बलबन का ही मकबरा था। और यह विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित पहला कह सकते हैं भारत में एक स्थापत्य था। बलबन के बाद महत्वपूर्ण जो वंश होता है वह खिलजी वंश होता है। और खिलजी वंश की जो स्थापना होती है वह जलालुद्दीन द्वारा की जाती है। तो इसका पहला शासक कौन हो गया, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिसका टाइम पीरियड 1290 से 1296 तक रहता है। कैमूर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना होती है। कैमूर्स कौन था, कैमूर्स जो है वह
गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है, जिसकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी वंश की स्थापना करता है। मलिक छज्जू ने इसके समय विद्रोह किया था। दिन 1296 ईस्वी में इसके भतीजे अलाउद्दीन ने हत्या कर दी थी। तो इसका जो भतीजा था अलाउद्दीन, आपने जब मूवी देखी होगी तो आपको ये सीन दिखाया होगा कि इसका भतीजे द्वारा इसकी जो है एक षड्यंत्र द्वारा हत्या कर दी जाती है और मलिक छज्जू ने इसके समय जो है विद्रोह किया था। ये तथ्य आपको याद रखने हैं, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी से संबंधित हैं। एक एडिशनल तथ्य आपको यह भी याद रखना है कि अभी तक जो गुलाम वंश के जो शासक थे वह अफगान शासक थे और जलालुद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्की जो है शासक बना था। जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है 1296 से 1316 तक इसका टाइम पीरियड होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय यानी सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी तो आपको बताना होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रथम आक्रमण इसका गुजरात के विरुद्ध किया जाता है। मलिक कफूर नामक एक दास होता है या कह सकते हैं एक हिजड़ा था यह, और इसने ही गुजरात विजय प्राप्त करने में मदद की थी और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसको अपने साथ रखा था और कई महत्वपूर्ण विजयों में फिर मलिक कफूर की हम भूमिका देखते हैं। इसके द्वारा कुछ प्रारंभ में किए गए कार्य थे, जिसमें पहला था भूमि की पैमाइश कराकर लगवान वसूल करने की जो शुरुआत की थी वह अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी और इसके लिए एक अलग से विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवान-ए-मुस्तखराज। तो अगर आपसे पूछा जाए दीवान-ए-मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी तो आपको बताना होगा अलाउद्दीन खिलजी। और यह दीवान-ए-मुस्तखराज किससे संबंधित था तो यह लगान वसूल करने से मुख्यतः संबंधित था, भूमि की पैमाइश कराकर। उसके बाद बाजार नियंत्रण या फिर मूल्य नियंत्रण की नीति भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू की थी। घोड़े को दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को इसने आरंभ किया था। तो ये तथ्य महत्वपूर्ण है, ये सभी आपको याद रखने होंगे। एक बात आपको याद रखना है कि इस वीडियो क्लास में बताए जा रहे हैं सभी तथ्य आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी तथ्य को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी मुझे जहां पर लग रहा है कि कोई तथ्य ऐसा है जो महत्वपूर्ण है मगर इसमें शामिल नहीं है तो उसको मैं अलग से बता देता हूं। इसलिए आप लोग वीडियो को पेशेंस के साथ में ध्यान से पढ़ें और इसे ध्यान से सुने भी। अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग देख रहे थे, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें पहला मैं रिवीजन भी कराते जा रहा हूं ताकि आप लोगों को याद होता जाए। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। प्रथम आक्रमण गुजरात में किया था और गुजरात से ही इसको मलिक कफूर नामक हिजड़ा प्राप्त हुआ था, जिसने हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार नीति में अहम भूमिका निभाई थी। फिर इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, जिसमें पहला था भूमि की पैमाइश कराकर लगान को वसूल करना और इसके लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था, दीवान-ए-मुस्तखराज। बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की नीति भी इसने लागू की थी। घोड़े को दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को इसने प्रारंभ किया था। इसके अलावा भी अगर एक एडिशनल पॉइंट आपको याद रखना हो तो आपको पता होना चाहिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अगर पूछे तो किसने शुरुआत की थी तो भी वह अलाउद्दीन खिलजी ही था जिसने भारत में सर्वप्रथम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। इक्ता प्रथा जिसने इल्तुतमिश ने जिसे शुरू किया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने उस इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। और तुर्के चहलगानी को किसने समाप्त किया था तो वह बलबन था। अलाउद्दीन खिलजी का एक अन्य जो आक्रमण था महत्वपूर्ण है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, वह था देवगिरी का आक्रमण जो होता है 1307 ईस्वी में। देवगिरी का जब आक्रमण होता है तो वहां का शासक होता है रामचंद्र देव। देवगिरी पर पहला आक्रमण होता है या 1307 में, देवगिरी पर दूसरी बार भी आक्रमण करता है 1312 ईस्वी में। तब यहाँ का शासक जो होता है वह शंकर देव या जिसे हम सिंह देव भी कहते हैं, यह रामचंद्र देव का पुत्र होता है। रामचंद्र देव कौन होते हैं, जब देवगिरी पर पहला आक्रमण 1307 में करता है तब वहां का शासक होता है रामचंद्र देव। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके अलावा एक तथ्य और है जो आपको याद रखना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने उन सभी भूमियों को छीन लिया था जो मिल्क में प्रदत्त थी, इनाम व इदारत पेंशन में जो अन्य शासकों ने दूसरे को दी थी, या वक्फ के रूप में प्रदत्त जो भूमियां थी उनको छीन लिया था और उसको खलासा भूमि में बदल दिया था। खलासा भूमि क्या थी, खलासा भूमि ऐसी थी जो सीधे जो है वह केंद्र द्वारा यानी दिल्ली सल्तनत के शासक के द्वारा नियंत्रित होती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के अब कुछ अन्य अभियानों को देखते हैं, जिसमें पहला अभियान हमने देखा ही था, गुजरात में था और तब वहां का शासक कौन था, कर्ण देव था। उसके बाद रणथंभौर पर आक्रमण करता है, तब यहाँ का शासक हमीर देव रहता है। मेवाड़ पर आक्रमण करता है रतन सिंह। जब आपने मूवी देखी होगी अलाउद्दीन खिलजी तो रतन सिंह था और यही रतन सिंह था जब आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। और यह रतन सिंह कहाँ का शासक होता है तो मेवाड़ का रहता है। मालवा का अभियान इस समय शासक होता है महालक। फिर जालौर कल्हड़ देव शासक होता है यहाँ का। देवगिरी मैंने इस पर चर्चा की ही है कि रामचंद्र देव, पहला आक्रमण रामचंद्र देव शासक होता है 1307 ईस्वी में, दूसरा 1312 में होता है, तब वहां का शासक शंकर देव होता है। वारंगल
में जब यह आक्रमण करता है तब वहां का शासक प्रताप रुद्रदेव सेकंड होता है। द्वार समुद्र के अभियान के समय वीर बल्लाल तृतीय शासक होता है और मदुरै के समय वीर पांड्य शासक होता है। तो ये अभियान थे, यानी अपनी साम्राज्य विस्तार के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये लड़े गए युद्ध थे अलग अलग क्षेत्रों में। जब वहां के शासक कौन थे उन सभी के बारे में हमने देख लिया। अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और मुख्यतः अगर इसमें महत्वपूर्ण की बात करें तो गुजरात को आपको याद रखना होगा। रणथंभौर, मेवाड़, मालवा, देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, ये महत्वपूर्ण है जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन होता है? तो अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह था। तो ये तथ्य आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी पर हमने डिटेल में चर्चा की, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खिलजी वंश के बाद अब तुगलक वंश आता है और तुगलक वंश का जो संस्थापक होता है वह कौन होता है? तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड 1320 से 1325 ईस्वी तक। इसने उदारता की नीति अपनाई। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है कि गयासुद्दीन तुगलक द्वारा ही नहरों का निर्माण कराया गया और यह पहला सुल्तान था जिसने भारत में नहरों का निर्माण कराया था। तुगलकाबाद नामक नगर का निर्माण भी गयासुद्दीन तुगलक द्वारा करवाया गया था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद तुगलक वंश का शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से 1351 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। वास्तविक नाम इसका रहता है उलूग खा या फिर जिसे हम जूना खा भी कहते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या रहता है? उलूग खा या जूना खा। इसमें एक तथ्य आपको और याद रखना है, कभी कभी बलबन से भी संबंधित ये पूछा जाता है कि उलूग खा की उपाधि किसने धारण की थी? तो वह हो जाता है बलबन में। और बलबन को उलूग खा की उपाधि किसने दी थी? तो नसरुद्दीन महमूद ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, अगर उसमें उलूग खा हो तो आपको उलूग खा सही लगाना है। और उलूग खा और जूना खा ये दोनों नाम जो है मोहम्मद बिन तुगलक के ही थे। लेकिन अगर उपाधियों के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाए उलूग खा किससे संबंधित उपाधि है, तो वह बलबन लगाएंगे, क्योंकि बलबन को ही नसरुद्दीन महमूद ने उलूग खा की उपाधि दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य हैं, जिसमें पहला कार्य है दोआब में कर की वृद्धि की थी। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। दौलताबाद जिसे हम देवगिरी भी कहते हैं, तो राजधानी दिल्ली से देवगिरी को स्थानांतरित किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा का इसने चलन किया था। और खुरसान व कराचिल अभियान, ये 4 प्रमुख कार्य हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए थे, जिसमें पहला दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि लगभग 50% तक इसने जो है कर वृद्धि कर दी थी। राजधानी दिल्ली को दौलताबाद या देवगिरी स्थानांतरित कर दी। हमने देखा कि अभी तक 3 बार राजधानी स्थानांतरित हुई। पहली राजधानी ऐबक के समय लाहौर थी। इल्तुतमिश ने लाहौर की जगह दिल्ली को स्थानांतरित किया राजधानी। अब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की जगह राजधानी को कहां स्थानांतरित किया? तो देवगिरी में। दीवाने अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने करवाई? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता को सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। और इसके अलावा 1333 ईस्वी में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था और इसका यात्रा विवरण ग्रंथ रहला था। तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक से ये सारी चीजें याद रखनी है कि वास्तविक नाम इसका उलूग खा जुनू या फिर जूना खा था। इसके द्वारा प्रमुख कार्य और दीवाने अमीर कोही नामक कृषि विभाग की एक अलग से स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने ही की थी। इब्न बतूता को इसने दिल्ली में काजी के पद से नियुक्त किया था। और जो यह इब्न बतूता था वह मोरक्को का यात्री था जिसने रहला नामक ग्रंथ लिखा था। और रहला ग्रंथ में दिल्ली सल्तनत के कई महत्वपूर्ण चीजों को उजागर किया था, यानी दिल्ली सल्तनत में होने वाली सभी सामाजिक राजनीतिक चीजों पर चर्चा की थी। तो इस बुक का नाम भी याद रखना है कि रहला किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो वह इब्न बतूता के द्वारा। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। और किसके टाइम पीरियड में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में यह दिल्ली आया था। इब्न बतूता से संबंधित एक तथ्य और महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन में जो है किसे राजदूत के रूप में भेजा था, तो वह इब्न बतूता ही था जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन में जो है राजदूत के रूप में अपना भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो महत्वपूर्ण शासक था इसमें फिरोज शाह तुगलक आता है। फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड 1351 से 1388 था। और अब फिरोज शाह तुगलक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम में आपके आएंगे वो मैं चर्चा कर लेता हूं। सिंचाई कर हक ए सर्ब लगाने वाला दिल्ली का जो पहला सुल्तान था वह फिरोज शाह तुगलक था। हम देख रहे हैं तुगलक वंश में सिंचाई और नहरों का कार्य हम देख रहे हैं कि एक नई चीज यहां पर देखने को मिल रही है, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना की जिसका नाम दीवाने अमीर कोही होता है। फिर फिरोज शाह तुगलक क्या कर रहा है? सिंचाई के लिए एक अलग से कर लगा रहा है। या पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने सिंचाई कर लगाया और इसका नाम क्या था? हक ए सर्ब था। ये आपको नाम याद रखना है कि सिंचाई कर क्या था? हक ए सर्ब था, जिसे किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। इसके द्वारा बसाए गए कई नगर थे जिसमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद जो है प्रमुख ये नगर थे जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की थी और जिसमें ये जो हमने नगर डिस्कस किए हैं ये महत्वपूर्ण है। दीवाने खैरात, दारुल सफा, दीवाने बंदगान,
कि ये जो विभाग थे इनकी भी स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने ही कराया था। अभी हम आगे जो है ये जो विभाग हैं, ये विभाग किन किन से संबंधित है इन पर भी चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस आपको याद रखना है कि दीवाने खैरात, दारुल सफ़ा, दीवाने बंदगान, ये जो विभाग हैं इनकी किसने स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ससगनी नामक जो सिक्का चलवाया गया था वह फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही चलाया गया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत केवल 4 कर, खम्स, खराज, जजिया और जकात लगाए, यानी इस्लाम कानूनी द्वारा स्वीकृत ये 4 कर थे जिसने फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। इससे पहले भी बहुत सारे जो कर थे उनको इसने समाप्त कर दिया। केवल अब 4 कर जो हैं जिसमें खराज, खुम्स, जजिया और जकात ये कर थे जो इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत थे, इसने लगाया था। अगर हम बात करें कि खराज जो कर था वह गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था। जगात मुसलमानों पर लगाया गया एक धार्मिक कर था जो संपत्ति का 40वां हिस्सा लिया जाता था। जजिया ये कर भी जो है गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। और ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया किसने लगवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। फिरोज शाह तुगलक के बाद नसरुद्दीन महमूद बनता है शासक। 1394 से 1412 तक इसका टाइम पीरियड होता है। यह तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है। और खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन होता है? हमने ऊपर देखा था कि वह नसरुद्दीन खुसरो शाह होता है खिलजी वंश का अंतिम शासक। और तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक है नसरुद्दीन महमूद। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, नसरुद्दीन खुसरो शाह वह खिलजी वंश का अंतिम शासक होता है और नसरुद्दीन महमूद जो है यह तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है, जिसका टाइम पीरियड 1394 से 1412 है। इसके शासनकाल में मलिक सरवर ने स्वतंत्र जौनपुर की स्थापना की थी। जौनपुर के को बसाया किसने था? तो वह फिरोज शाह तुगलक था। लेकिन जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना किया था वह मलिक सरवर था। और किसके टाइम पीरियड में? तो नसरुद्दीन महमूद के टाइम पीरियड में ही जौनपुर राज्य की स्वतंत्र स्थापना की थी मलिक सरवर ने। इसके शासनकाल में ही 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। और ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तैमूर लंग का एक तो टाइम पीरियड 1398 ये याद रखना है। और तब शासक कौन होता है दिल्ली सल्तनत का? तो नसरुद्दीन महमूद रहता है। इसके बाद जो है ये अंतिम शासक होता है तुगलक वंश। इसके बाद वंश आता है आपका दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश। सैयद वंश का जो संस्थापक होता है वह खिज्र खां होता है, ये आपको नाम याद रखना है। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति होता है। हमने ऊपर बात की कि नसरुद्दीन महमूद के समय ये तैमूर लंग दिल्ली पर आक्रमण करता है और पूरी दिल्ली को जो है तहस नहस कर देता है। तैमूर लंग के साथ आया जो व्यक्ति होता है वह खिज्र खां होता है जो तैमूर लंग का सेनापति होता है। और यही जो है व्यक्ति सैयद वंश की स्थापना करता है। इस वंश का अंतिम शासक जो होता है वह अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश में एक शासक और होता है जिसका नाम जो है मुबारक शाह होता है। मुबारक शाह के समय याहिया बिन सरहिंदी एक महत्वपूर्ण इसके दरबारी कवि होते हैं जिसने पुस्तक लिखी थी तारीखे मुबारक शाही। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि मुबारक शाह सैयद वंश का संस्थापक होता है और इसके समय ही तारीखे मुबारक शाही याहिया बिन सरहिंदी द्वारा लिखी जाती है। मुबारक शाह ने ही यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना की थी। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है। तो मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश के शासक मुबारक शाह ने। और मुबारक शाह के ही संरक्षण में याहिया बिन सरहिंदी ने तारीखे मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखी थी। अब सैयद वंश के बाद लोधी वंश आता है और लोधी वंश का जो पहला शासक होता है वह बहलोल लोधी होता है। बहलोल लोधी का टाइम पीरियड 1451 से 1489 तक होता है। बहलोल लोधी ने ही बहलोल नामक सिक्के चलवाए, जैसे नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए। एक सेकेंड। फिर उसके बाद बहलोल लोधी ने ही लोधी वंश का संस्थापक, ये मैंने बता ही दिया, जौनपुर राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो जौनपुर हमने ऊपर देखा कि नसरुद्दीन महमूद के समय मलिक सरवर ने जौनपुर राज्य की स्वतंत्र स्थापना की और उसके बाद बहलोल लोधी जो था जौनपुर राज्य को जीतकर फिर इसने दिल्ली सल्तनत में उसे मिला लिया। बहलोल लोधी के बाद आता है सिकंदर लोधी का काल। और सिकंदर लोधी का जो टाइम पीरियड होता है वह 1489 से 1517 तक होता है। सिकंदर लोधी से संबंधित तथ्य आपको याद रखना होगा क्योंकि यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1504 ईस्वी में आगरा शहर इसी ने बसाया था और अपनी राजधानी इसको बनाया था। तो सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर को बसाया था 1504 ईस्वी में और फिर आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। भूमि पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया था? तो सिकंदर लोधी ने करवाया था। इसने जो है गुल रूपी उपनाम से कविताएं लिखी। तो गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था? तो लोधी वंश का शासक सिकंदर लोधी। इसके काल में आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कर गजे सिकंदरी नाम से किया गया। तो गजे सिकंदरी दो हैं, एक तो भूमि पैमाइश के लिए प्रचलित व्यवस्था, दूसरा आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया गया जिससे भी गजे सिकंदरी कहा गया। मान विद्या के केंद्र लज्जत सिकंदरी शाही की रचना हुई। तो ये आपको कुछ तथ्य याद रखना है सिकंदर लोधी से संबंधित। और पहला इसका जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि आगरा शहर सिकंदर लोधी ने बनाया था और तब इसकी राजधानी आगरा कर दी थी। गुलरुखी नाम से अपनी कविताएं लिखता था और भूमि पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन इसी ने किया था।
सिकंदर लोदी के बाद शासक बनता है लोदी वंश में इब्राहिम लोदी, और यह इसका टाइम पीरियड 1517 से 1526 तक। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक होता है। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच एक युद्ध होता है, खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में। इसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। तो आपको यह युद्ध याद रखना है। खतौली का युद्ध कब होता है? 1518 में। किसके किसके बीच में? तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय होती है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में होता है, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है और यहीं से मुगल वंश जो है स्थापित हो जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजित होती है और यह मारा जाता है, और फिर मुगल वंश की स्थापना होती है। बाबर के द्वारा मुगल वंश स्थापित हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत के हमने प्रमुख शासक और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो देख लिए। अब हम सल्तनत कालीन प्रमुख प्रशासनकारी अधिकारी देखेंगे, और ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके कुछ पदनाम जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके क्या नाम थे और इनका क्या प्रमुख कार्य थे, इन पर चर्चा करेंगे। इन तथ्यों को आप इग्नोर मत कीजिए। जिसमें पहला है वजीर। वजीर क्या था? तो यह वित्त विभाग का प्रमुख था। नेक्स्ट आरजे मुमलिक, यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता है, और आरजे मुमलिक जो यह विभाग होता है यह बलबन के द्वारा स्थापित किया जाता है। अभी इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी आपको बस इतना याद रखना होगा कि जो वजीर पदनाम होता है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वित्त विभाग का प्रमुख था दिल्ली सल्तनत में, और आपको कई ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको इसमें बताना होगा कि वजीर जो था वह वित्त विभाग का प्रमुख था। सल्तनत काल में आरजे मुमलिक का जो कार्य था वह सैन्य विभाग का यह प्रमुख था। दीवान इंसा या जिसे दाबीर रसालत भी कहते हैं, या शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान अधिकारी था। दीवान रसालत विदेशी विभाग का अध्यक्ष था। तो अब आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दीवान इंसा या इसी को हम दाबीर रसालत कहेंगे तो यह शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान अधिकारी था, और दीवान रसालत विदेशी विभाग का अध्यक्ष था। सद्र उस सुदूर जो था वह धर्म विभाग का प्रधान अधिकारी था। काजी उल कुजात यह न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी था। काजी वैसे भी नाम से आपको याद रखना है। काजी ये जो है यह मुस्लिम में मौलवी मुल्ला होते हैं, तो उस प्रकार से काजी उल जो कजात होते हैं वह न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। सदर सुदूर कौन था? तो धर्म विभाग का अधिकारी था। बरीद मुमलिक गुप्तचार विभाग का अधिकारी था। वकील हाजिब दरबारी शिष्टाचार संबंधी प्रमुख अधिकारी था। वकील हाजिब सद्र ए जहांदर यह सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान अधिकारी था। मुस्तौफी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक था, और महालेखागार मुसारिफ ए मुमालिक था। तो ये आपको कुछ नाम याद रखने हैं और उनका प्रमुख कार्य क्या था। बेसिकली ये अधिकारी हैं, और उन अधिकारी से संबंधित जो पदनाम होता है वो ये दिए गए हैं। ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कुछ प्रशासनिक विभाग हैं और इनके संस्थापक कौन था इसके बारे में देखेंगे। जिसमें पहला है नायाब ए मामलिकात, और ये जो संस्थापक था इस विभाग का तो कौन था? बहराम शाह था। और ये मुख्यतः किससे संबंधित है? तो प्रशासन के संचालन से संबंधित है। नायाब ए मामलिकात जिसकी स्थापना किसने की थी इस विभाग की? तो बहराम शाह ने। दीवाने अर्ज यह सैन्य विभाग से संबंधित है, और इसकी जो स्थापना की थी वह बलबन ने की थी। दीवाने रियासत यह बाजार नियंत्रण से संबंधित है। तो दीवाने रियासत किससे संबंधित है? बाजार नियंत्रण से। बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने मुस्तखरात यह बकाया राजस्व वसूली से संबंधित है, यानी जो भी टैक्सेशन बकाया होता है उसकी वसूली के लिए दीवाने मुस्तखरात की स्थापना की थी, और किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। दीवाने अमीर को ही हमने ऊपर भी देखा था, यह कृषि विभाग से संबंधित है, और इसकी स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। हमने ऊपर भी पढ़ा इसे। दीवाने बंदगान यह दासों की देखरेख से संबंधित था, और इसका जो संस्थापक था वह फिरोज शाह तुगलक था। तो फिरोज शाह तुगलक को दास बड़े पसंद थे, और कहा जाता है कि इसके कार्यकाल में जो दासों की संख्या थी संभवतः 1,80,000 के आसपास थी। तो दीवाने बंदगान यह दासों की देखरेख से संबंधित था, और यह इसका संस्थापक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात यह बेसिकली दान विभाग था, तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा यह भी स्थापित किया गया था। और दारुल सफा यह चिकित्सीय विभाग था, यानी चिकित्सा से संबंधित जो सेवाएं दी जाती थी उसका नाम था दारुल सफा, और यह फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे भी स्थापित किया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा और भी कार्य थे जो मैंने इसके जब पढ़ा रहा था तब मैंने इस पर चर्चा की थी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब जो क्वेश्चन बनता है वह ज्यादातर इनकी प्रशासनिक प्रणालियों से ही बनता है, इसलिए जो विभाग हैं इनके संस्थापक कौन थे और ये विभाग किससे संबंधित है, ये सारी चीजें अब आपको बहुत ही चौकन्ने के साथ में याद रखना होगा। इसे बार बार रिवाइज करना होगा। आप कुछ देखेंगे सल्तनत कालीन स्थापत्य कला जो महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आपसे बार बार पूछी जाती है, जिसमें सबसे पहले कुतुबुन ऐबक। हालांकि मैंने कुतुबुन ऐबक जब पढ़ रहा था तब मैंने इसकी चर्चा की थी कि कुव्वत इस्लाम मस्जिद कहां पर स्थापित किया था? दिल्ली में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर स्थापित किया था? इसने अजमेर में। और कुतुबुन मीनार की नींव डाली थी दिल्ली, और कुतुबुन मीनार को किसने पूर्ण करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। तो कुतुबुन ऐबक द्वारा स्थापत्य की 3 कार्य प्रमुख रूप से हैं, जिसमें कुव्वत इस्लाम मस्जिद, अजमेर का अढ़ाई दिन का झोपड़ा और दिल्ली की कुतुब मीनार। फिर उसके बाद इल्तुतमिश द्वारा जो स्थापत्य हैं वह पहला सुल्तानगढ़ी का अगर आपसे पूछा जाए मकबरा कहां है तो दिल्ली में है, और किसके द्वारा बनवाया गया? तो इल्तुतमिश द्वारा। मदरसा ए मुज्जी ये भी दिल्ली में बनवाया गया, किसके द्वारा? इल्तुतमिश द्वारा।
बलबन का मकबरा, ये दिल्ली में बलबन के द्वारा बनाया गया था। हमने चर्चा की थी कि बलबन का मकबरा विशुद्ध इस्लामी शैली में था और यह पहला ऐसा मकबरा था जिसमें हम देखते हैं मेहराब जो है वास्तविक रूप से निखर के आता था। और बलबन ने लाल महल भी बनवाया था, कहाँ? दिल्ली में। तो ये जगह भी याद रखना और स्थापत्य कौन सी स्थापत्य है ये भी आपको याद रखना है। तो बलबन का बलबन मकबरा दिल्ली में, और दिल्ली में इसने लाल महल का निर्माण कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनाया था, कहाँ पर? दिल्ली में बनवाया था। अलाई दरवाजा से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य जिसे आपको याद रखना चाहिए कि अलाई दरवाजा सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित था या जिसमें गुम्मद का प्रयोग किया था। तो अलाई दरवाजा पहली स्थापत्य थी जिसमें गुम्मद का प्रयोग बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से की थी। और अगर मेहराब की बात करें तो वह कौन सा था? बलबन का मकबरा था। और अलाई दरवाजा किसके लिए है? तो गुम्मद के लिए। लाल पत्थर संगमरमर का प्रयोग किया गया था अलाई दरवाजा बनाते समय। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का इसमें प्रवेश द्वार था, यह भी तथ्य याद रखना है कि घोड़े की नाल के आकार का प्रवेश द्वार किस स्थापत्य का था? तो अलाई दरवाजा का था। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। अलाई से अलाउद्दीन खिलजी। हजार सितुन की भी स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। जमात खाना मस्जिद दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित की गई थी। इसके अलावा सीरी का किला और हजार खंबा महल जो है वह अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। अच्छा, जमात खाना से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पूर्ण इस्लामी शैली में निर्मित यह पहली मस्जिद थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण इस्लामी शैली से निर्मित मस्जिद कौन सी थी पहली, तो आपको बताना होगा जमात खाना मस्जिद। और किसने बनवाया इसे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। कहा? दिल्ली में। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कुछ स्थापत्य हैं जिसमें आदिल शाह का किला दिल्ली में बनवाया गया था। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा ये भी दिल्ली में बनवाया गया। फिर इब्राहिम लोधी ने सिकंदर लोधी का मकबरा बनवाया था, कहाँ? दिल्ली में। तो सिकंदर लोधी का मकबरा किसने बनवाया था? इब्राहिम लोधी ने। कहाँ पर? दिल्ली में। हम देख रहे हैं कि दिल्ली में लगभग सभी स्थापत्य कला है। सिर्फ अगर हम अजमेर के अढ़ाई दिन के झोपड़े को छोड़ दें तो एक प्रकार से आप गेसिंग वर्क भी कर सकते हैं और इस तरीके से स्मार्ट रूप से इसको याद कर सकते हैं कि आप अजमेर का जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा याद कर ले। बाकी स्थापत्य कला जो हमने पढ़ी प्रमुख रूप से दिल्ली सल्तनत की, वो सभी दिल्ली में ही स्थापित की गई। केवल अब आपको स्थापत्य कला और उनसे संबंधित जो शासक थे वो देखने हैं। अब दिल्ली सल्तनत के टाइम पे प्रमुख साहित्य लिखे गए, यानी कुछ लेखक थे और उन्होंने साहित्य की रचना की। तो उनको आप देखना है कि किन किन लेखकों ने कौन कौन सी ग्रंथ पुस्तकों की रचना की, और ये महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए हो जाती हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे अलबरूनी ने जो लिखा हुआ किताबुल हिंद या फिर तहकीके हिंद। अगर आपसे पूछा जाए किताबुल हिंद और तहकीके हिंद की रचना किसने की, तो आप बताएंगे अलबरूनी ने। उतबी की रचना थी तारीखे यामनी। ताज उल मसीर के जो लेखक थे वह हसन निजामी थे। ये सभी आपको याद रखने होंगे। हमें नहीं पता आप कैसे याद करेंगे, बस इतना पता है कि ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपको इन्हें याद रखना होगा। और सिलेक्शन के लिए कम से कम इतनी मेहनत करनी होगी, बार बार इन तथ्यों को रिवाइज करना होगा। वीडियो क्लास को 1-2 बार देखेंगे, जो भी चीजें लग रही हैं कि नहीं याद हो रही उन्हें आपको अलग से भी नोट्स बनाने होंगे। तो ये तो मेहनत आपको ही करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बाकी 1 से 1.5 घंटे में पूरे हम मध्यकालीन इतिहास को कवर कर लेंगे। बस आपको जो है 2-3 बार इसको रिवाइज करके देखना होगा, सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। तो अलबरूनी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, तो किताबुल हिंद और तहकीके हिंद ने। उतबी ने कौन सी किताब लिखी, तो तारीख यामिनी। ताज उल मासिर के लेखक कौन है, वह हसन निजामी है। तबाकत नासरी किसकी रचना है, तो मिनहाजुल सिराज की। ये सब महत्वपूर्ण है। मिनहाजुल सिराज की रचना कौन सी है, तबाकत नासरी। सियासतनामा किसके द्वारा लिखा गया है, तो निजामुल मुल्क तूसी द्वारा। फुतूहत सलातीनी या मलिक इसामी द्वारा लिखी गई। अब देखो, अब इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम इन पुस्तकों के बारे में आपसे चर्चा करें, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पुस्तकें जो हैं आपसे पूछी जाती हैं। अगर आप लोग पीवाई की सवाल करेंगे तो आपको दिखाई देंगी। तो सियासतनामा निजामुल तूसी ने। फुतुह सलाती ने मलिक इसामी के द्वारा लिखी गई। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने इसको लिखा। फतवा ए जहांदीरी, इसको भी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा। तो जियाउद्दीन बर्नी की 2 पुस्तकें हो गई, एक तो तारीख फिरोज शाही और दूसरी फतवा ए जहांदारी। फुतूहत ए फिरोज शाही किसने लिखी, तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो फुतूहत ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, लेकिन फुतूहत जिसमें फुतूहत से स्टार्ट हुआ तो आपको थोड़ा सा गेस करना है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा फुतूहत ए फिरोज शाही लिखी गई। खजाइन उल फुतू, नुपह सिपेहार, आसिका, तुगलकनामा, तारीख दिल्ली, किरान उल सुदून, ये सारी जो पुस्तकें हैं वह अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई। तो अमीर खुसरो की बेसिकली ये 4 पुस्तक तो आपको कम से कम याद ही रखनी चाहिए। खजाइन फुतूह, नूह सिपेहार, आसिका, तुगलकनामा। इसके अलावा भी 1-2 पुस्तक और है जिसमें किरान उल सुदून है और फिफ्ताह उल फुतूह है। ये पुस्तकें भी अमीर खुसरो की थी, लेकिन ये 4 पुस्तकें महत्वपूर्ण है जिसे हमने शामिल किया है। अमीर खुसरो, खजाइन उल फुतूह, नुपह सिपेहार, आसिका, तुगलकनामा। इब्न बतूता की पुस्तक हमने देखी थी कि रहला नामक इसने पुस्तक लिखी थी। यह मोरक्को का यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था।
तारीख फिरोज शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक है, तारीख फिरोज शाही। और मुबारक शाह जो लोधी था उसके टाइम में लिखी गई यह पुस्तक थी। शाहनामा जो था वह फिरोदौसी द्वारा लिखा गया। चंदायन जो है वह दायूद इसके लेखक थे। मृगावती कुतुबन द्वारा लिखी गई और जफरनामा मुल्ला यदजी द्वारा लिखी गई। ये कुछ पुस्तकें हैं। एक बार इनको मैं और रिपीट कर देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। किताबुल हिंद तहकीक हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। तारीख यामनी के लेखक उतबी हैं। ताज उल मासिर के लेखक हसन निजामी। तबाकत नासरी के लेखक मिनहाजुस सिराज। सियासतनामा के लेखक निजामुल मुल्क तूसी। फुतुहत सलातीन के लेखक मलिक इसामी। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी। फतवा जहांदेरी के लेखक जियाउद्दीन बरनी। फुतुहात ए फिरोज शाही के लेखक फिरोज शाह तुगलक। खजाइन फुतु नुपे सिपहार आसिका तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। रेहला के जो लेखक हैं वह इब्न बतूता हैं। तारीख मुबारक शाही याहिया बिन सरहिंदी द्वारा लिखी गई। शाहनामा फिरदौसी द्वारा लिखी गई। चंदायन दाऊद द्वारा लिखी गई। मृगावती कुतुबुन द्वारा लिखी गई और जफरनामा मुल्ला यदजी द्वारा लिखी गई। इस तरीके से हमने दिल्ली सल्तनत को कवर कर लिया है। दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला, क्या पुस्तकें थी, प्रशासनिक विभाग, प्रमुख जो शासक थे, वंश थे, उनसे संबंधित तथ्य, सभी चीजें हमने पढ़ ली है। अब हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 ईस्वी में। इसका वर्तमान नाम है हम्पी, जो कर्नाटक में पड़ता है। इसके संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, जो संत विद्यारण्य के प्रभाव में थे और इन्हीं के कह सकते हैं प्रभाव से या इन्हीं के मार्गदर्शन से इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। और वर्तमान में अगर बात करें तो यह कहाँ है, तो हम्पी में है और हम्पी कर्नाटक में है। इसके कुल 4 वंश थे, जिसमें संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश ने शासन किया। यानी विजयनगर साम्राज्य जो है वह 4 वंश इसमें थे, जिसमें पहला संगम वंश, दूसरा सुलु, दूसरा तुलु वंश और चौथा अराविडु वंश था। अब एक एक शासक के बारे में पढ़ेंगे। पहला विजयनगर शासक में सबसे पहले देखेंगे संगम वंश के बारे में। 1336 से 1385 तक इसका टाइम पीरियड होता है। इसमें हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, विरूपाक्षी प्रथम, बुक्का तृतीय, देवराय पहले, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्षी ये संगम वंश के प्रमुख शासक हैं। फिर उसके बाद सुलु वंश, हमने जैसे 4 वंश बताया था। सुलु वंश जो है वह 1485 से 1505 तक होता है। सुलु वंश में नरसिंह तुलु, नरसा नायक ये प्रमुख शासक होते हैं। सुलु वंश के बाद आता है तुलु वंश, जो 1505 से 1565 ईस्वी तक रहता है। इसके प्रमुख शासकों में है वीर नरसिंह, कृष्ण देवराय। ये महत्वपूर्ण है, अगर आपसे पूछा जाए कृष्ण देवराय किस वंश के शासक थे, तो संगम वंश में यह तुलु वंश के शासक थे। अच्युत राय, वेंकट प्रथम और सदाशिव राय ये तुलु वंश के प्रमुख शासक थे। अराविडु वंश यह 1570 से 1647 ईस्वी तक रहता है, जिसमें तिरुमाल, श्रीरंग, वेंकट द्वितीय, श्रीरंग द्वितीय, रामदेव, वेंकट तृतीय, श्रीरंग तृतीय ये प्रमुख अराविडु वंश के शासक होते हैं। अब हम प्रमुख घटनाएं देखेंगे विजयनगर साम्राज्य से। तो विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था, तो हरिहर प्रथम था। हमने ऊपर देखा भी था। और हरिहर प्रथम किस वंश का शासक था, तो यह संगम वंश का शासक था, है ना। और हरिहर प्रथम बुक्का ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो पहला शासक कौन हो गया, हरिहर प्रथम। कुमार कंपन की मदुरा विजय के उपलक्ष्य में इसकी जो पत्नी होती है गंगा देवी ने मदुरा विजयम नामक ग्रंथ लिखा था। तो मदुरा विजयम नामक ग्रंथ किसने लिखा था, तो वह गंगा देवी ने लिखा था। गंगा देवी किसकी पत्नी थी, तो वह हरिहर प्रथम की ही थी। वेदमार्ग प्रतिष्ठा पत्र की उपाधि बुक्का प्रथम द्वारा धारण की गई थी। तो जो बुक्का प्रथम थे इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो वेदमार्ग प्रतिष्ठा पत्र की। सोनार की बेटी का युद्ध देवराय द्वितीय और बहमनी शासक फिरोज शाह के बीच लड़ा जाता है। तो सोनार की बेटी का युद्ध किसके बीच लड़ा जाता है, देवराय द्वितीय और बहमनी शासक फिरोज शाह के बीच। अभी हम आगे बहमनी साम्राज्य के बारे में भी चर्चा करेंगे। गज बेटर की उपाधि कौन धारण करता है, तो देवराय द्वितीय धारण करते हैं। देवराय द्वितीय को ही हम इम्माड़ी देवराय भी कहते हैं। कृष्ण देवराय ने आंध्रभोज और यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि कृष्ण देवराय जो है की उपाधि क्या थी, तो आंध्रभोज, और दूसरी उपाधि क्या है, यवन राज स्थापनाचार्य। अमुक्त माल्यद और जाम्बावती कल्याणम के जो लेखक हैं वह कृष्ण देव राय ही हैं। और कृष्ण देव राय किस वंश के शासक हैं, तो वह तुलु वंश के शासक हैं। तो आपको ये सारे तथ्य याद रखने हैं। इन वीडियो में उन्हीं तथ्य को शामिल किया जा रहा है जो आपके एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की जिनकी प्रबल संभावना है। कृष्ण देवराय से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे इनसे संबंधित हमने उस पर चर्चा कर ली कि अमुक्त माल्यद, जम्मावती कल्याणी के ये लेखक थे। आंध्रभोज और यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। हजारा रामास्वामी मंदिर, विठल स्वामी का मंदिर, नागलपुर नगर की जो स्थापना थी वो भी कृष्ण देवराय द्वारा ही कराई गई थी। अब इसके बाद देखेंगे जनवरी 1565 में एक युद्ध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और युद्ध का नाम क्या होता है, तालीकोटा का युद्ध। और इस युद्ध को और भी नाम से जानते हैं। तालीकोटा के युद्ध को हम राजसी तांगड़ी का युद्ध अथवा बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यह युद्ध बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर राज्यों के संघ ने विजयनगर राज्य को पराजित कर दिया, यानी यह युद्ध होता है
बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये 4 शक्तियां मिलकर विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई करती हैं, जिसमें विजयनगर जो है वह पराजित हो जाता है। विजयनगर की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे होते हैं वह राम राय, ये आपको याद रखना है नाम, कि विजयनगर का नेतृत्व तालीकोटा के युद्ध में किसने किया था, तो राम राय ने किया था। ये पराजित हो जाते हैं क्योंकि ये चारों मिलकर जो है विजयनगर के विरुद्ध आक्रमण करते हैं। 4 कौन कौन से क्षेत्र होते हैं इसमें, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर राज्य होते हैं। विजयनगर साम्राज्य में भूराजस्व को शिष्ट कहा जाता था। एक सेकेंड, विजयनगर साम्राज्य में भूराजस्व को शिष्ट कहा जाता था, जबकि भूराजस्व विभाग को 98 कहा जाता था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन तथ्यों को आपको याद रखना होगा कि विजयनगर साम्राज्य में भूराजस्व को क्या कहते थे, तो शिष्ट, और भूराजस्व विभाग को 98 कहते थे। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई को देखें, ये क्रम से है, यानी बड़े से छोटे के क्रम जाएंगे। तो जो विजयनगर साम्राज्य की जो बड़ी इकाई थी वह कोट्टायम वलनाडु, अर्थात जिसे हम जिला कहते थे। नाडु, जो यह परगना में जिला यानी परगना विभाजित हो गया था, जिसको हम नाडु कहते थे। फिर नाडु मेलग्राम में, मेलग्राम क्या था, 50 गांवों का समूह था। फिर मेलग्राम उर में विभाजित हो गया था। उर ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, इसलिए प्रशासनिक इकाइयों का यह क्रम आपको याद रखना होगा। कुट्टम, जिसे वलनाडु कहते थे, वलनाडु नाडु में विभाजित थी। उसके बाद मेलग्राम, मेलग्राम जो है उर में विभाजित हो गई थी। उर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। अब आते हैं विजयनगर साम्राज्य के टाइम आने वाले कुछ विदेशी यात्री और उस समय कौन शासक होते हैं, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें निकोला कॉन्टी जो इटली का विदेशी यात्री था, और यह किसके टाइम आया था, तो देवराय प्रथम के टाइम यह भारत आया था। निकितिन, यह रूसी यात्री था, यह भी देवराय प्रथम के टाइम आया था। तो देवराय प्रथम के टाइम 2 विदेशी यात्री हैं, जिसमें निकितिन जो रूसी यात्री था, निकोला कॉन्टी जो इटली का यात्री था। उसके बाद अब्दुल रज्जाक या फारस का यात्री था, यह देवराय द्वितीय के समय भारत आया था। तो अब्दुल रज्जाक किसके समय भारत आया था, देवराय द्वितीय के समय। उसके बाद कृष्ण देवराय के समय 2 यात्री आते हैं, जिसमें बाराबोस और पायास, डोमिंग पायास, ये दोनों ही पुर्तगाली होते हैं। फिर फर्नांडीज नूनीज, ये भी पुर्तगाली यात्री होता है, या अच्युत देवराय के समय भारत आता है। और सीजर फ्रेडरिक, ये इटली का यात्री सदा शिवराय के दरबार में आता है। तो इस तरीके से कुछ विदेशी यात्री हैं, जिसमें हम देख रहे हैं 3 पुर्तगाली हैं, जिसमें 2 पुर्तगाली यात्री कृष्ण देवराय के समय आए, और एक अच्युत राय के समय कौन सा पुर्तगाली यात्री आया, तो नूनीज आया। और कृष्ण देवराय के समय आया बाराबोस और पयास, ये तीनों पुर्तगाली थे। इसके अलावा देवराय के प्रथम के समय 2 यात्री, जिसमें निकोला कॉन्टी इटली का, निकितिन रूसी का। देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक या फारस का यात्री भारत आया था। अब हम बहमनी साम्राज्य को देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य यहां से खत्म हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं बहमनी साम्राज्य की तरफ। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में होती है। इसके जो संस्थापक होते हैं उनका नाम हसन गंगू, या जिसे हम जफर खां भी कहते हैं, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह भी इसने ही कहते हैं। तो अगर आपको इनके संस्थापकों में हसन खां दे दिया जाए, या जफर खां दे दिया जाए, या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह दे दिया जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों नाम एक ही हैं। बहमनी साम्राज्य के ये संस्थापक थे। इसने अपने राज्य को 4 तफों यानी 4 प्रांतों में बांटा, जिसमें गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर थे। यानी बहमनी साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था, 4 प्रांतों में बटा था। तो पहला प्रांत गुलबर्गा, दूसरा दौलताबाद, तीसरा बरार और चौथा बीदर था। अंतिम शासक बहमनी साम्राज्य का कौन था, तो कलीम उल्लाह था। अब बहमनी साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य हैं, जो अलग अलग ये प्रांत थे, इनके कौन संस्थापक थे और इनका स्थापना वर्ष और प्रमुख इनका वंश देखेंगे। तो कलीम उल्लाह की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया। इससे पहले हमने देखा था कि बहमनी राज्य कितने प्रांतों में था, 4 प्रांतों में, और इसका अंतिम शासक कौन था, कलीम उल्लाह था। और कलीम उल्लाह की मृत्यु के बाद जो बहमनी साम्राज्य था वह 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया, जिसमें पहला था बीजापुर। बीजापुर की जो स्थापना हुई थी वह 1489 में। इसके संस्थापक कौन थे, यूसुफ आदिल शाह। और जब बीजापुर राज्य की स्थापना हुई तो इस वंश का नाम क्या रखा गया, आदिल शाह, क्योंकि संस्थापक जो थे उनका नाम ही था यूसुफ आदिल शाह, और इसी नाम से इस वंश का नाम पड़ा आदिल शाही वंश, जो बीजापुर राज्य से संबंधित है। उसके बाद गोलकुंडा को देखते हैं। तो गोलकुंडा की स्थापना होती है 1518 में। जो संस्थापक होते हैं इसके कुतुब शाह होते हैं, और इसलिए इस वंश का नाम क्या पड़ जाता है, कुतुब शाही वंश। अहमदनगर बनता है अलग स्वतंत्र साम्राज्य, जिसकी स्थापना 1590 में होती है, और इसका संस्थापक मलिक अहमद होता है, और इस वंश का नाम क्या होता है, निजाम शाही होता है। उसके बाद बीदर राज्य की स्थापना होती है 1527 ईस्वी में। संस्थापक होते हैं अमीर अली बरीद, और इन्हीं के नाम से पड़ जाता है इस वंश का नाम बरीद शाही। फिर होता है बरार राज्य की स्थापना 1490 ईस्वी में, और इसके संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह। इस वंश का नाम पड़ जाता है इमाद शाह से इमाद शाही। तो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार, ये 5 स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है। कलीमुल्लाह जो बहमनी राज्य के अंतिम शासक होते हैं, इनकी मृत्यु के पश्चात इनके कौन कौन से संस्थापक थे, ये एक बार थोड़ा सा आपको याद कर लेना होगा।
आदिल शाही जो वंश के शासक होते हैं, इसमें इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को गरीबों की सहायता करने के कारण अल बाबा कहा जाता है। तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, इनको जरूर याद रखना है कि आदिल शाह वंश के जो शासक होते हैं इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इनको जो है गरीबों की सहायता के कारण अल बाबा और विद्वानों को संरक्षण देने के कारण इनको जगत गुरु कहा जाता है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह किताब ए नौरुस की रचना की। कई बार पूछा जा चुका है कि किताबुल नौरुस की रचना किसने की, तो आपको याद रखना होगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय थे, यानी आदिल शाही वंश जो था ये पहला शासक, यानी ये कौन सा राज्य था, तो ये बीजापुर राज्य के शासक थे आदिल शाह द्वितीय, जिन्होंने किताब ए नौरुस की रचना की। गरीबों की सहायता के कारण ये अलबाबा और विद्वानों के संरक्षण के कारण जगत गुरु के नाम से ये प्रसिद्ध थे। फरिश्ता ने इब्राहिम आदिल शाह के संरक्षण में तारीख ए फरिश्ता की रचना की थी। मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुम्बद का निर्माण कराया था। तो गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था, तो मोहम्मद आदिल शाह ने ही करवाया था। अब इसके बाद हम देखेंगे भक्ति आंदोलन, जो और ये वंश हैं जिसमें कुतुब शाही, निजाब शाही, बरी शाही, इनसे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए, इसलिए उनको याद करना जो है या उनके बारे में पढ़ना एक कह सकते हैं वेस्ट ऑफ टाइम होगा। जो महत्वपूर्ण था तो इसमें बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वितीय ये महत्वपूर्ण था और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब आते हैं हम लोग भक्ति आंदोलन में। दिल्ली सल्तनत को पढ़ लिया, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को पढ़ लिया। अब आते हैं हम लोग भक्ति आंदोलन में। भक्ति आंदोलन के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो आपके साथ चर्चा कर ली जाएगी। दक्षिण भारत में भक्ति का प्रसार अलवार और नयनार संतों ने किया। अलवार कौन थे, यह संत विष्णु के, और नयनार संत शिव के भक्त थे। तो दक्षिण भारत में कह सकते हैं दो पंथ थे भक्ति आंदोलन के, जिसमें पहला था अलवार, दूसरा था नयनार। जो अलवार संत थे वह बेसिकली विष्णु के उपासक थे, जो नयनार संत थे वह शिव के भक्त थे। महाराष्ट्र में वैष्णव भक्ति परंपरा कायम थी। वैष्णव भक्ति यहाँ वारकरी और धारकरी संप्रदाय में विभक्त थी। वारकरी संप्रदाय में विट्ठल या विठोबा जिसे कहा जाता है, ये कृष्ण का एक रूप था कि पूजा की जाती है, और धारकरी संप्रदाय राम की पूजा की जाती थी। यानी महाराष्ट्र में भी वैष्णव भक्ति की दो परंपराएं थी, जिसमें पहली थी वारकरी और दूसरी थी धारकरी। वारकरी संप्रदाय में लोग कृष्ण की पूजा करते थे और धारकरी संप्रदाय में लोग राम की पूजा करते थे। अब कुछ महत्वपूर्ण संत हैं और उनके सिद्धांत थे भक्ति आंदोलन में, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें शंकराचार्य द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था, तो अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। माधवाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैत का, और वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। ये तथ्य आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इनमें हम कंफ्यूज भी होते हैं, इसलिए हमारा मानना है कि इनको आप अलग से नोट करके बार बार इनका रिवीजन करें तो आपको जो है याद हो जाएगा। एक बार मैं और इसको रिवाइज कर देता हूं। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद, माधवाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। अब इसके बाद हम लोग कुछ सूफी आंदोलन देखेंगे, उनसे महत्वपूर्ण संबंधित जो तथ्य हैं। सूफी मत, जिसमें बासरा को हम इस्लामी कानून का पालन ये करते थे, और दूसरा बेसरा जो इस्लामी कानून में बंधे नहीं थे। यानी सूफी मत दो भागों में विभाजित था, एक था बासरा और दूसरा था बेसरा। बासरा जो था वह इस्लामी कानून का पालन करते थे, दूसरे बेसरा जो थे वह इस्लामी कानून में बंधे नहीं थे, यानी इस्लामी कानून का पालन नहीं करते थे। बेसरा भी दो भागों में फिर विभाजित हो गया, पहला था कलंदर, दूसरा था फिरदौसी। और जो बासरा था यानी जो इस्लामी कानून का पालन करते थे, उसमें जो मत आते हैं सूफी के, उसमें चिश्ती, सुहारवर्दी, फिरदौसी, कादरी और ये नक्शबंदी, ये मुख्यतः बासरा जो इस्लामी कानून का पालन करने वाले सूफी मत थे। और बेसरा जो इस्लामी कानून का पालन नहीं करते, तो उसमें कौन कौन है, तो उसमें है फिरदौसी और कलंदर। अब देखेंगे कुछ प्रमुख सूफी सिलसिले जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके स्थापना करता कौन थे मुख्यतः। तो जो चिश्ती सूफी सिलसिला था उसकी स्थापना कौन करता है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहारवर्दी जो सूफी सिलसिला होता है, इसके स्थापना करता होते हैं शेख बहाउद्दीन जकारिया, जिसे हम मुख्यतः सिहाउ बिन सुहारवर्दी भी कहते हैं। तो सुहारवर्दी के स्थापना करता कौन है, तो शेख बहाउद्दीन जकारिया। कादरी जो संप्रदाय होता है, सूफी सिलसिला होता है, उसके संस्थापक होते हैं अब्दुल कादिर जिलानी। ये मुख्यतः भारत में इसकी स्थापनाकर्ता की बात हो रही है कि भारत में ये जो संप्रदाय या सूफी सिलसिले होते हैं उनकी स्थापना किसने की थी। तो चिश्ती ने, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहारवर्दी सिलसिला शेख बहाउद्दीन जकारिया। कादरी चिश्ती सूफी सिलसिला अब्दुल कादिर जिलानी। नक्शबंदी ये ख्वाजा वाकी बिल्लाह, मुख्यतः ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी भी इसे कहा जाता है। तो नक्शबंदी इसकी भारत में स्थापना करता कौन थे, तो ख्वाजा वाकी बिल्लाह थे। फिरदौसी चिश्ती जो संप्रदाय था, सिलसिला था, या शेख जलालुद्दीन सुर्ख द्वारा स्थापित किया गया था भारत में। और सत्तारी सूफी सिलसिला अब्दुल सत्तारी द्वारा। तो कुछ तो इसमें नाम है जो बिल्कुल नाम से मैच कर जाते हैं, जैसे चिश्ती तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, सत्तारी तो अब्दुल्ला सत्तारी, फिरदौसी ये नाम थोड़ा सा ऑड है, इसलिए इनको आपको याद रख लेना चाहिए। जो आसानी से याद हो जाते हैं उनको एक ऐसे स्मार्ट तरीके से याद करना है कि याद करने में भी आसानी हो। अगर आपको एग्जैक्ट नाम न याद हो, क्योंकि आपको जब पेपर मिलेगा तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, बस आप
इस तरीके से याद रख ले या इस तरीके से इन तथ्यों को अपने अनकॉन्शियस माइंड में बैठा ले कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप सही उत्तर तक पहुंच जाएं। जरूरी नहीं है कि तथ्यों को एज इट इज याद किया जाए, लेकिन तथ्यों को बार बार पढ़ा जाता है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। जब हमको 4 ऑप्शन मिलते हैं तो हम सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं, बस आपको इतना ही करना है। तो इस तरीके से ये जो संप्रदाय है इनसे संबंधित कौन स्थापना करता है ये याद रखना है, संत जिनके द्वारा सिद्धांत दिए गए हैं ये आपको सब याद रखना होगा। अब हम चलते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। भक्ति आंदोलन से जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था उस पर हमने चर्चा कर ली है। मराठा साम्राज्य जानते हैं इसकी नींव कौन रखता है, तो शिवाजी रखते हैं। अब शिवाजी के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम देख लेते हैं। शिवाजी का जो जन्म होता है वह 1627 में होता है और इनका जन्म कहाँ होता है, सिवनेर के दुर्ग में होता है। इनकी माता का नाम जीजाबाई शाहजी भोसले होता है और गुरु इनके जो होते हैं वह कोणदेव होते हैं जो इनके दादा रहते हैं। आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो गुरु रामदास समर्थ, यानी कभी कभी आपसे पूछा जाता है इनके गुरु कौन थे, तो दादाजी कोणदेव। अगर आपसे आध्यात्मिक गुरु के बारे में पूछे तो आप उत्तर देंगे समर्थ रामदास। इनका जन्म 1627 में सिवनेर के दुर्ग में होता है। हालांकि इनका राज्याभिषेक जो होता है वह पहली बार 1674 में होता है, दूसरी बार सितंबर 1674 में होता है। तो राज्याभिषेक इनका बेसिकली 2 बार होता है, पहला जून में, दूसरा सितंबर में। पुत्र के अगर इनका नाम देखें तो इनका पुत्र था संभाजी और राजाराम। मृत्यु इनकी होती है 1680 में। अब शिवाजी से संबंधित कुछ कार्य को देख लेते हैं कि 1659 में इन्होंने अफजल खां, जिसका नाम अब्दुल भतारी भी होता है, उसकी ये हत्या करते हैं। दूसरा 1663 में ये शाइस्ता खां को पराजित करते हैं। 1664 में सूरत की पहली लूट करते हैं। तो ये तथ्य आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि सूरत की पहली लूट किस सन में होती है, तो 1664 में। 1665 में पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच होती है, तो शिवाजी और जयसिंह के बीच होती है। 1665 पुरंदर की संधि। फिर 1666 में आगरा में औरंगजेब के द्वारा इनको कैद कर लिया जाता है, लेकिन कैद से निकलने में ये सफल हो जाते हैं। कब, 1666 में। इसकी कहानी ये होती है कि 1665 में जयसिंह और शिवाजी के बीच संधि होती है और इस संधि के पश्चात शिवाजी जो है वह दिल्ली जाते हैं मुगल दरबार में और इसी दरबार में इनको पकड़ के कैद कर लिया जाता है और इनको आगरा की जेल में रखा जाता है। हालांकि 1 वर्ष भी नहीं लगता, 1666 में यह कैद से निकलने में सफल हो जाते हैं। फिर 1670 में सूरत में इनकी दूसरी लूट देखी जाती है। पहली लूट सूरत में किस सन की थी, 1664 में। दूसरी बार 1670 में। पुरंदर की संधि बेहद महत्वपूर्ण है, 1665 में होती है शिवाजी और जयसिंह के बीच में। अब शिवाजी के अधीन कुछ प्रशासनिक इकाइयां थी और उनसे संबंधित जो अधिकारी थे ये देख लेते हैं। जो स्वराज्य प्रशासनिक इकाई थे इसके जो अधिकारी थे वह छत्रपति कहलाए। महाल प्रशासनिक इकाई या जो अधिकारी थे इसके सरहवलदार कहलाए। तर्फ प्रशासनिक इकाई इसके अधिकारी हवलदार कहलाए। मौजा के अधिकारी कारकुन कहलाए और गांव या ग्राम का जो एक प्रशासनिक इकाई थी इसके अधिकारी पाटिल या पटेल कहलाते थे। तो ये आपको जरूर याद रखना है, गांव या ग्राम वाला और दूसरा स्वराज्य वाला। तो स्वराज प्रशासनिक इकाई के अधिकारी कौन थे, छत्रपति। और गांव या ग्राम शिवाजी के टाइम जो प्रशासनिक इकाई थी उसके जो अधिकारी थे वह पाटिल या पटेल कहलाते थे। अब शिवाजी के अष्टप्रधान जानते हैं कि शिवाजी के टाइम पे एक मंत्रिपरिषद की स्थापना हुई थी जिसमें 8 व्यक्ति थे, इसलिए इसका नाम क्या था, अष्टप्रधान था। एक प्रकार से कह सकते हैं कैबिनेट थी शिवाजी की, जिसमें पहला या उच्च पद जो था वह पेशवा का था, जिसके जो प्रधान थे उसका नाम था प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री का पद जो था वह पेशवाओं को मिला। अमात्य या मजूमदार जो मंत्रालय था वह वित्त मंत्री से संबंधित था। यानी ये जो इकाइयां हैं इनको हम आज के संदर्भ में कह सकते हैं ये नाम, और उस टाइम पे उनको क्या कहा जाता था, तो ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है। आपसे कह दिया जाएगा कि शिवाजी के टाइम पे न्याय प्रमुख जो था वह किससे संबंधित है, तो आपको बताना होगा न्यायाधीश से। धर्माधिकारी का क्या नाम था, तो वह पंडित राव थे। सेनापति से संबंधित कौन थे, सेनापति को सरे नौबत कहते थे। इसका जो था वह सैन्य मंत्री थे। सुमंत या दाबीर जो मंत्रालय था वह किससे संबंधित था, तो वह विदेश मंत्रालय से संबंधित था, यानी विदेश मंत्री। सचिव जो थे वह पत्राचार विभाग से संबंधित थे। मंत्री जिसे वाकिया नवीस कहते थे। अब डायरेक्ट आपसे वाकिया नवीस पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा जो दैनिक कार्यवाही होती थी या उससे संबंधित विभाग था। तो ये आपको मंत्रिपरिषद याद रखना है और मंत्रिपरिषद से कौन कौन से चीजें संबंधित है, कौन से कार्य संबंधित है, ये आपको याद रखना होगा। पेशवा प्रधानमंत्री थे। अमात्य या माजूमदार कहते थे वित्त मंत्री थे। वाकिया नवीस दैनिक कार्यवाही से। सचिव पत्राचार विभाग से। सुमंत या दाबीर ये विदेश मंत्री। सेनापति या सरे नौबत जिसे कहते थे सैन्य मंत्री। पंडित राव, पंडित से ही याद रखना है, पंडित धर्माचार्य थे, धर्माधिकारी। और न्यायाधीश न्याय प्रमुख थे। तो ये 8 अष्टप्रधान या जिसे शिवाजी की मंत्रिपरिषद भी कहते हैं। अब शिवाजी के उत्तराधिकारी को देख लेते हैं। तो शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे वह संभाजी थे। 1680 से 1689 के बीच इनका कार्यकाल होता है।
संभाजी के बाद आते हैं राजा राम। राजा राम का टाइम पीरियड होता है 1689 से 1700। राजा राम के बाद ताराबाई 1700 से 1707 तक टाइम पीरियड। फिर साहू जी 1707 से 1749 के बीच, और फिर राजा राम द्वितीय 1749 से 1777 के बीच। तो कभी कभी क्रम लगाने के लिए पूछ दिया जाता है, इसलिए इनको हमने डिस्कस किया। हालांकि इसमें जो इंपॉर्टेंट है वह साहू जी होते हैं, क्योंकि साहू जी के टाइम पे ही जो पेशवाओं का जो पद है वह सृजित होता है। और शिवाजी के उत्तराधिकारी का अगर नाम पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, तो संभाजी बताएंगे। अब हम देखेंगे मराठा सरदारों के जो प्रभाव होते हैं उनके क्षेत्रों के नाम। जो पूना में होता है उसका पेशवा उससे संबंधित होते हैं मराठा सरदार। ग्वालियर के जो होते हैं वह सिंधिया होते हैं। इंदौर के होलकर होते हैं। नागपुर के जो भोसले होते हैं और बड़ौदा क्षेत्र के गायकवाड़ होते हैं। यानी ये मराठा सरदार हैं और उनसे संबंधित ये क्षेत्र हैं। तो पेशवा कहाँ के किस क्षेत्र के सरदार होते हैं, तो पूना के होते हैं। सिंधिया कहाँ के होते हैं, ग्वालियर के। होलकर कहाँ के सरदार होते हैं, तो इंदौर क्षेत्र के। भोसले जो मराठा सरदार होते हैं वह नागपुर के होते हैं, और गायकवाड़ जो होते हैं वह बड़ौदा क्षेत्र के होते हैं। हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये धीरे धीरे जो पेशवा पद कमजोर होता है या मराठा शक्ति केंद्र में कमजोर होती है, ये जो क्षेत्र होते हैं ये जो है आपस में लड़ने लगते हैं, और यही कारण होता है कि मराठा साम्राज्य धीरे धीरे ढहने लगता है। अब हम देखेंगे पेशवाओं के अधीन मराठा शक्तियों के बारे में, जिसमें बालाजी विश्वनाथ यानी साहू जी के टाइम पर जो है पेशवा पद मुख्यतः जो है एक शक्ति बन जाती है। अधीन मराठा जो साम्राज्य था वह पेशवाओं के अधीन आ जाता है, और जिसमें जो पहले शासक होते हैं वह बालाजी विश्वनाथ होते हैं, जिनका टाइम पीरियड होता है 1713 से 1720 ईस्वी के बीच में। बालाजी विश्वनाथ के बाद आते हैं बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम का टाइम पीरियड 1720 से 1740। 1740 से 1761 के बीच में बालाजी बाजीराव, यानी बालाजी विश्वनाथ फिर बाजीराव प्रथम। अब दोनों को मिला के नाम क्या हो गया, बालाजी बाजीराव। तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस कभी कभी लगाने के लिए आपके एग्जाम में आता है। बाकी इनसे संबंधित जो तथ्य हैं, लगभग जो युद्ध होते हैं उन पर क्वेश्चन आते हैं, बाद में अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बालाजी बाजीराव के बाद जो शासक बनते हैं पेशवा के वह बनते हैं माधवराव, और माधवराव का टाइम पीरियड होता है 1761 से 1772। माधवराव के बाद नारायण राव 1772 से 1773। नारायण राव के बाद आते हैं रघुनाथ राव। रघुनाथ राव का टाइम पीरियड होता है 1773 से 1774, सिर्फ एक वर्ष। रघुनाथ राव के बाद माधव नारायण राव। हम देख रहे हैं कि ये दो नाम माधव राय प्रथम और नारायण राव प्रथम, इन दोनों को मिला के कौन बन गया, माधव नारायण, और इनका टाइम पीरियड क्या है, 1774। जिस तरीके से बालाजी विश्वनाथ बाजीराव को मिलाकर अगले शासक कौन हुए, बालाजी बाजीराव, उसी तरीके से माधव राय फर्स्ट और नारायण राय को मिलाकर अगले कौन बन गए, माधव राय नारायण, और टाइम पीरियड 1774 से 1796। और अंतिम जो पेशवा के अधीन मराठा साम्राज्य होता है वह बाजीराव द्वितीय का होता है, वह 1796 से 1818। बाजीराव द्वितीय ही जो होते हैं अंग्रेजों के द्वारा सहायक संधि को स्वीकार कर लेते हैं, और यहीं से मराठाओं की जो पेशवा शक्ति होती है वह समाप्त हो जाती है। तो हमने पेशवाओं के अधीन जो शासक थे, मराठा शक्ति जो थी, हमने उसको देख लिया, इनका एक क्रम देख लिया कि किस क्रम में पेशवा जो हैं वह मराठा शक्ति का संचालन करते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ से स्टार्ट होता है, और बालाजी विश्वनाथ किसके टाइम पीरियड, किस मराठा शासक के टाइम पीरियड में स्थापित होते हैं, तो साहू जी का टाइम पीरियड देख रहे होंगे 1760 से 1749। साहू जी ही जो है इनको ज्यादा शक्ति देते हैं, और पेशवाओं को जो है मराठा शक्ति को जो है पेशवाओं के अधीन कर देते हैं। 1713 से 1720 इनका टाइम पीरियड होता है। अब कुछ आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे। 3 आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं। जब हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी तो इस पर डिटेल में चर्चा की थी। पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 1782 के बीच में। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 1805 के बीच में। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच में। अब कुछ महत्वपूर्ण संधियां देखेंगे, यानी जब युद्ध होगा तो उसके बीच संधियां होंगी, और संधियों से क्या निकलेगा और संधिकर्ता कौन थे, इन सब चीजों को हम देखेंगे। हमने ऊपर ही पढ़ा था शिवाजी की जो पुरंदर की संधि थी 1765, ये संधि किसके किसके बीच थी, तो मुगल सेनापति जयसिंह और शिवाजी के बीच। संगोला की संधि 1750 में ये बालाजी बाजीराव और जयराम द्वितीय के बीच होती है, यानी इन दोनों के बीच युद्ध होता है, और संधि होती है संगोला की। फिर होती है सूरत की संधि, एक सेकेंड, सूरत की संधि 1775 में होती है, यह रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होती है। तो सूरत की संधि किसके किसके बीच होती है, तो 1775 में रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। पुरंदर की द्वितीय संधि भी होती है 1776 में, और यह किसके बीच होती है, तो पेशवा माधव राय नारायण और अंग्रेजों के बीच होती है पुरंदर की द्वितीय संधि। फिर होती है बड़गांव की संधि, यानी पहले युद्ध होगा उसके बाद संधि होगी। तो बड़गांव की संधि होती है 1779 में, पेशवा माधवराय नारायण और अंग्रेजों के बीच में। सालाबाई की संधि होती है 1782 में। 1782 में सालाबाई की संधि होती है, यानी जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है ये जो खत्म होता है वह सालाबाई संधि से ही खत्म होता है, और यह संधि होती है पेशवा माधवराय नारायण और अंग्रेजों के बीच यह संधि होती है। फिर होती है बासीन की संधि, यानी जो द्वितीय मराठा युद्ध होता है, हम देख रहे हैं कि वह 1803 से 1805 में होता है। इससे पहले होती है एक बासीन की संधि, वह होती है बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। फिर होती है देवगांव की संधि 17 सितंबर 1803 में, रघुजी भोसले द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में।
सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है दिसंबर 1803 में सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच में। फिर राजपुर घाट की संधि होती है होलकर और अंग्रेजों के बीच में। पूना की संधि होती है बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। ग्वालियर की संधि नवंबर 1817 में दौलत राव और अंग्रेजों के बीच में होती है, यह ग्वालियर की संधि। फिर होती है मंदसौर की संधि 1818 में मल्हार राव होलकर और अंग्रेजों के बीच में। इन संधियों के संदर्भ में आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद कर लेना है कि अगर आपसे क्रम लगाने को पूछा जाए तो आप लोग उसको सीक्वेंस से बैठा ले जाएं। हालांकि 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप एनिमेशन करके भी इन क्रम को अच्छे से सजा सकते हैं, बस आपको एक बार इसको अच्छे से पेशेंस के साथ में देखना होगा। जो संधि इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इस पर बात करूं तो पुरंदर की संधि को आपको याद रखना है कि किसके किसके बीच में हुई थी और उसका टाइम पीरियड। फिर सूरत की संधि, ये इंपॉर्टेंट है। सूरत की संधि के बाद इसमें बड़गांव की संधि, सालाबाई की संधि, बासीन की संधि, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी अर्जन गांव की संधि भी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में होती है। ये क्रम लगाने के लिए पूछा जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट है वो हमने बता दी, एक बार देख लेंगे तो आप क्रम आसानी से लगा पाएंगे अगर आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में तो। अब हम देखेंगे सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय में जानते हैं कि 10 गुरु थे और इन 10 गुरु के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से गुरु क्रम से हैं। बाकी उन गुरुओं के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तथ्य होगा उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। जो सिख संप्रदाय के जो पहले गुरु थे वह गुरु नानक थे और इनका जन्म हुआ था 1469 में। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 1539 में। और ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। गुरु नानक के बाद जो इनके शिष्य बने या कह सकते हैं सिख संप्रदाय के जो दूसरे गुरु थे वह गुरु अंगद थे। इनका टाइम पीरियड 1539 से 1552 के बीच होता है। गुरु अंगद ही थे जो गुरुमुखी लिपि के ये जन्मदाता थे, यानी गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन थे? वह गुरु अंगद थे। गुरु अंगद के बाद गुरु अमरदास बनते हैं। फिर गुरु अमरदास के बाद गुरु रामदास बनते हैं जिनका टाइम पीरियड 1774 से 1781 के बीच होता है। ये अमृतसर एवं संतोषसर तालाब का निर्माण इन्होंने कराया, यानी अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी। और गुरु रामदास किस मुगल शासक के टाइम पीरियड में थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको मुगल शासक का टाइम पीरियड याद होगा तो कभी कभी इस तरीके से भी पूछा जाता है कि अर्जुन देव दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इन जो सिख संप्रदाय के गुरु हैं ये किस मुगल शासक के टाइम पीरियड से संबंधित है। तो आगे हम मुगल शासक देखेंगे, उनका टाइम पीरियड देखेंगे। बस आपको एक बार मोटा मोटा एक हायरार्की आपके दिमाग में सेट कर लेना है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच में गुरु नानक थे। फिर 1539 से 1552 के बीच में गुरु अंगद थे। 1552 यानी 1550 के बाद 1574 के बीच गुरु रामदास थे, गुरु अमरदास थे। फिर गुरु रामदास का टाइम पीरियड 1574 से 1581। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 में और इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर आते हैं गुरु गोविंद 1606 में 1644 के बीच में। अकाल तख्ता का निर्माण कौन करवाता है? गुरु गोविंद। इनका जन्म कब होता है? 1606 में और मृत्यु कब होती है? तो 1644 में। फिर गुरु हरुराय होते हैं जो 1644 से 1661 के बीच में सिंह संप्रदाय के गुरु बनते हैं। फिर गुरु हरकिशन आते हैं 1661 से 1664 के बीच। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675, ये 90 गुरु सिख होते हैं और औरंगजेब ने इनको मृत्युदंड दिया था। अंतिम गुरु कौन थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो अंतिम गुरु थे यानी 10वें गुरु थे सिख संप्रदाय के गुरु गोविंद सिंह, जिनका टाइम पीरियड है 1675 से 1708 ईस्वी के बीच में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिख संप्रदाय से संबंधित जो 10 गुरु हैं उनसे संबंधित जो तथ्य हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है एक बार मैं और आपको बता देता हूं। गुरु नानक तो ये सिख संप्रदाय के प्रवर्तक ही थे। गुरु नानक के जो शिष्य थे यानी गुरु नानक के जो शिष्य थे वह गुरु अंगद, जिन्हें गुरुमुखी लिपि का जो है जन्मदाता माना जाता है। गुरु रामदास को याद रखना है। इनका टाइम पीरियड 1574 से 1581। अमृतसर नगर की स्थापना की थी। स्वर्ण मंदिर का किस गुरु ने निर्माण कराया? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। इनका टाइम पीरियड 1606 से 1644। फिर आपको गुरु तेग बहादुर, ये कौन से नंबर के गुरु थे? तो गुरु नंबर ये 90 थे और औरंगजेब ने इनको मृत्युदंड दिया था। बाकी अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। टाइम पीरियड 1675 से 1708, खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की थी। तो सिख संप्रदाय को इस तरह हमने पढ़ लिया, जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे उससे संबंधित। अब हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हमने ऊपर बताया था इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोधी हार जाते हैं और वहां से ही दिल्ली सल्तनत जो है वह समाप्त होकर मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। और कौन करता है? या बाबर करता है। तो 1526 से 1530 का टाइम पीरियड होता है। मुगल वंश का संस्थापक होता है या इसके पिता उमर शेख मिर्जा होते हैं, माता कुतलुक निगर खानम होती हैं। हालांकि इन नाम नहीं याद रखने, बस आपको बताने के लिए इसको डिस्कस किया। आपको याद रखना है मुगल वंश का संस्थापक, पुत्र इसका हुमायूं, कामरान, अस्कनी और हिंदाल, इसके 4 पुत्र होते हैं। बाबर की जो आत्मकथा होती है तुझके बाबरी या बाबरनामा इसे कहते हैं, तुर्की भाषा में इसे बाबर ने स्वयं लिखा था।
अब कुछ युद्ध देख लेते हैं जो बाबर ने लड़े थे। ये 4 युद्ध मुख्य रूप से हैं और इनका सीक्वेंस आपको याद रखना होगा। पहला युद्ध लड़ा पानीपत का प्रथम युद्ध, ये 21 अप्रैल 1526 में लड़ा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है, जिसमें बाबर जो है विजयी होती हैं और इस विजय से ही मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर करता है। इसके बाद खानवा का युद्ध लड़ता है 16 मार्च 1527 को। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है। फिर लड़ता है चंदेरी का युद्ध जनवरी 1528 ईस्वी में। बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है। और घाघरा का युद्ध मई 1529 में लड़ा जाता है बाबर और महमूद लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी होता है। तो ये 4 युद्ध हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529, यानी पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया और घर गया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये जो युद्ध हैं ये एक एक वर्ष के अंतराल में हो रहे हैं और किसके किसके बीच हो रहे हैं ये आपको जरा याद रखना होगा। बाबर के बाद आते हैं हुमायूं। हुमायूं इसका पुत्र होता है। 1530 से 1526 के बीच इसका हम कार्यकाल देख सकते हैं। जन्म होता है 1508 में काबुल में, 1530 में आगरा में सिंहासन पर यह बैठता है, यानी आगरा में यह राज्याभिषेक अपना कराता है। 1530 ईस्वी में दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया था, तो इसकी पत्नी हाजी बेगम ने। इसकी जो बहन थी हुमायूं नामा की रचना की थी, क्या नाम था उनका? नाम था गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम ने किसकी रचना की थी? हुमायूं नामा की। और मृत्यु हुमायूं को कब होती है? 1556 ईस्वी में। इसके द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध थे, जिसमें पहला युद्ध था देवरा का युद्ध, 1532 में इसने लड़ा। हुमायूं और अफगान शासक महमूद लोधी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं जो है विजय हो जाता है। फिर लड़ा गया चौसा का युद्ध, 1539 में लड़ता है। हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध होता है। शेरशाह इसमें युद्ध जीत जाते हैं। फिर कन्नौज या जिसे बिलग्रामी का युद्ध भी कहते हैं, या 1540 में लड़ा गया हुमायूं और शेरशाह के बीच। इसमें शेरशाह विजयी होते हैं और शेरशाह इस युद्ध के बाद में दिल्ली सल्तनत के शासक होते हैं। और इस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं जो है वह सिंध प्रांत चला जाता है। 1540 में हारने के बाद फिर वापस आता है और फिर जो शेरशाह के जो अन्य आने वाले शासक होते हैं उनमें से एक को हराकर वह फिर से दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो कन्नौज ये युद्ध आपको याद रखने हैं। फिर सरहंदी का युद्ध होता है 1555 में हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच। हमने जैसे बताया कि यह 1540 में हुमायूं और शेरशाह का जब युद्ध होता है कन्नौज का, तो यहां से हुमायूं भागकर सिंध प्रांत की तरफ चला जाता है और उसके बाद फिर यह वापस आता है अपनी शक्तियों को संगठित करके। फिर युद्ध होता है सरहंदी का, कब? 1555 में, यानी कितने वर्ष बाद आता है? 15 साल बाद आता है। 1555 में युद्ध लड़ता है हुमायूं और शेरशाह के जो वंशज होते हैं उसमें सिकंदर सूर होते हैं, उसके बीच युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं जीत जाता है और फिर से दिल्ली सल्तनत का यह शासक बन जाता है। तो आपको ये युद्ध के क्रम याद रखने हैं जो हुमायूं ने लड़े। पहला देवरा का युद्ध 1532, हुमायूं और अफगान महमूद लोधी के बीच में। हुमायूं विजय होता है। फिर 2 युद्ध होते हैं, पहला चौसा 1539, फिर दूसरा कन्नौज जिसे बिलग्रामी का युद्ध कहते हैं। ये शेरशाह और हुमायूं के बीच में लड़े गए। दोनों युद्ध जो है शेरशाह ने जीत लिए। फिर चौथा युद्ध इसने सरहिंदी का लड़ा 1555 में हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में, जिसमें हुमायूं की विजय होती है। तो आप पढ़ेंगे इसमें शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी का कार्यकाल कौन सा होता है? 1540 से 1545। 1540 में बिलग्रामी का युद्ध जीतने के बाद ही यह दिल्ली का शासक बन जाता है। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां होता है। मोहम्मद बहार खां लुहानी ने शेर खां को यह उपाधि दी थी, यानी शेर खां की जो यह उपाधि है किसने दी थी? तो मोहम्मद बहार खां लुहानी ने। 1540 में दिल्ली की यह गद्दी पर बैठा और 1545 में कालिंजर विजय के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती। कहते हैं 1545 में कालिंजर का यह युद्ध लड़ता है और दीवार से टकराकर एक तोप जो है इसी पर वापस गिर जाती है, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। काबूलियत या पट्टा की जो प्रथा है इसकी शुरुआत जो है शेरशाह सूरी ने ही करवाई थी। तो ये शेरशाह सूरी से संबंधित कुछ तथ्य थे जो आपके साथ हमने चर्चा की है। शेरशाह सूरी के बाद जो है हुमायूं फिर से शासक बनता है और हुमायूं की मृत्यु के बाद जो शासक बनता है वह अकबर आता है और अकबर का टाइम पीरियड होता है 1556 से 1605 के बीच में। इसका जन्म होता है 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीर साल के महल में। माता का नाम हमीदा बानो और पिता हुमायूं जैसे जानते हैं। तो हुमायूं जो है इसके पिता रहते हैं। बचपन का नाम अकबर का क्या रहता है? जलाल रहता है। इसके संरक्षक बैरम खां रहते हैं। ये कभी कभी पूछा जाता है कि अकबर के संरक्षक कौन थे, तो बैरम खां होते हैं। राज्याभिषेक होता है 1556 में, कहाँ? कलानौर में। मृत्यु होती है 1605 में। कब्र अर्थात जो इनकी दरगाह है वह सिकंदरा अगरा के निकट जो है इनकी दरगाह यानी इनका मकबरा स्थित है। हालांकि हम आगे देखेंगे अब अकबर से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कार्य अकबर ने किया उनको हम देख लेते हैं। अकबर के टाइम लड़े गए कुछ युद्ध हैं, जिसमें पानीपत का द्वितीय युद्ध देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था और पानीपत का द्वितीय युद्ध 15 नवंबर 1556 को किसके किसके मध्य लड़ा गया? तो अकबर और हेमू के बीच में। परिणाम क्या होता है? इसमें अकबर की विजय हो जाती है। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ 1576 में लड़ा गया और हल्दी के घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। इसमें भी अकबर की विजय होती है। हल्दी घाटी का जो यह युद्ध है इसमें
मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था वह मान सिंह और आसफ खान ने किया था। अकबर की सेना इसमें विजयी होती है, महाराणा प्रताप की सेना जो है पराजित होती है। हल्दी घाटी का युद्ध ये इंपॉर्टेंट है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अब अकबर के द्वारा प्रमुख कार्य हैं, ये अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं सीक्वेंस लगाने के लिए या फिर डायरेक्ट सन। अकबर ने दास प्रथा का जो अंत किया था वह 1562 ईस्वी में किया था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी 1563 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति की थी 1564 ईस्वी में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित किया था अकबर ने, तो आप बताएंगे 1571 ईस्वी में। इबादत खाने का इसने निर्माण करवाया था कब, 1575 ईस्वी में। इबादत खाने का द्वार सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था 1578 ईस्वी में। मजहर की घोषणा की गई थी 1579 ईस्वी में। इबादत खाना बंद कर दिया गया था कब, 1582 ईस्वी में। और दीन इलाही की स्थापना कब करवाई गई थी, तो 1582 में। तो कुछ ये कार्य हैं जो आपको याद रखना है, जैसे दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1 साल बाद 1563, जजिया कर की समाप्ति 1564, राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित किया, तो 1571 में। इबादत खाने का निर्माण कब कराया गया, तो 1575 ईस्वी में। और दीन इलाही की जो स्थापना की गई वह 1582 ईस्वी में की गई। ये आपको ये तथ्य याद रखने होंगे। अकबर के 9 रत्न थे। अकबर के कुल कितने रत्न थे, तो अकबर के कुल 9 रत्न थे, जिनके नाम थे अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजाउद्दीन और मुल्ला 2 प्याजा। तो आपको कभी कभी ऑप्शन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसमें अकबर के 9 रत्नों में कौन से शामिल नहीं थे। जब तक आपको ये 9 याद नहीं होंगे तब तक आप सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए एक बार इनको जरूर देखें कि इनके 9 रत्न कौन कौन से थे। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजाउद्दीन और मुल्ला 2 प्याजा। अब कुछ अकबर द्वारा विजित राज्य हैं, इनके जो अभियान हैं उनको देख लेते हैं। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कभी कभी सीक्वेंस लगाने के लिए पूछा जाता है, तो हम ऐसे तथ्यों को जरूर शामिल करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। बस आपको एक बार हमारे साथ इसको देखते जाना है और मन में जो है दोहराते जाना है। मालवा का जो अभियान था वह 1561 में हुआ था, जब वहां का शासक बाज बहादुर था। यानी मालवा का शासक उस टाइम कौन था, बाज बहादुर था। और अकबर ने अभियान किया था यहाँ 1561 में, और इन अभियानों में अकबर की विजयी होती है। उसके बाद चुनार का अभियान होता है 1561 में उसी वर्ष, और तब शासक यहाँ का कौन होता है, अफगान शासक होते हैं। आमेर का अभियान 1562 में, शासक कौन होते हैं, भारमल होते हैं। मेड़ता 1562 में मेड़ता का अभियान, जयमल शासक होते हैं मेड़ता के। रानी दुर्गावती और वीर नारायण ये गोंडवाना की शासिका होती हैं और अभियान करते हैं यहाँ 1564 में अकबर। फिर 1568 में मेवाड़ का अभियान, यहाँ एक्चुअली 2 बार अभियान करते हैं, 1568 और 1576। 1568 में जब मेवाड़ का अभियान करते हैं तब यहाँ के शासक उदय सिंह होते हैं। जब दूसरी बार करते हैं तो महाराणा प्रताप सिंह, हमने देखा भी था कि महाराणा प्रताप सिंह के साथ तब युद्ध होता है। इस युद्ध को क्या कहते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। मेवाड़ के बाद रणथंभौर में अभियान करते हैं 1569 ईस्वी में, तब वहां के शासक सुरजन राय हाड़ा होते हैं। कालिंजर का अभियान 1569 ईस्वी में, रामचंद्र यहाँ के शासक होते हैं। जैसलमेर का अभियान 1570 ईस्वी में, रावल हर राय यहाँ के शासक होते हैं। फिर मारवाड़, राव चंद्रसेन यहाँ के शासक होते हैं 1570 ईस्वी में। अब आपको जो है सन याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। मारवाड़ के बाद बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर गुजरात। गुजरात वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुजरात अभियान किस वर्ष करते हैं, तो 1572 ईस्वी में। यहाँ का जो शासक होता है मुजफ्फर खां तृतीय होता है। अब इसके बाद में गुजरात के बाद बिहार एवं बंगाल, ये भी महत्वपूर्ण है। बिहार और बंगाल में 1574 में अभियान होता है, और इस टाइम पे बिहार और बंगाल का शासक कौन होता है, तो दाऊद खां। फिर उसके बाद काबुल, काबुल पड़ता है अफगान में। अब काबुल का अभियान 1581 में होता है, तब यहाँ का शासक मिर्जा हकीम होता है। और कश्मीर अभियान 1586 ईस्वी में, तब कश्मीर का जो शासक होता है वह यूसुफ खां होता है। इसके बाद उड़ीसा का अभियान 1592 ईस्वी में होता है, निसार खां शासक होते हैं। सिंध पर अभियान करते हैं, यानी सिंध पर आक्रमण अकबर का 1591 में, इस टाइम शासक वहां का जनी बेग होता है। फिर बलूचिस्तान, कंधार, खानदास का इंपॉर्टेंट हो जाता है। खान देश का जो अभियान होता है वह 1591 में। अली खां इस टाइम शासक होते हैं। अहमदनगर का अभियान 1600 ईस्वी में, चांद बीबी यहाँ की शासिका होती है, ये महत्वपूर्ण है अहमदनगर। असीरगढ़ का अभियान भी इंपॉर्टेंट है। असीरगढ़ का शासक इस टाइम मीरन बहादुर होता है। 1601 ईस्वी में अकबर यहाँ आक्रमण करता है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण अभियान है, हमने इनको एक एक करके पढ़ लिया है। अकबर के बाद जो शासक बनते हैं वह जहांगीर होते हैं। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी के बीच में। जहांगीर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम चर्चा कर लेते हैं। इनका वास्तविक नाम होता है सलीम, यानी जो अनारकली वाला आप सलीम पढ़ते हैं वह जहांगीर ही होते हैं। माता पिता का नाम तो हम जान ही सकते हैं कि इनके पिता का नाम अकबर होता है, और माता का नाम हरखा भाई। तो जहांगीर के पिता कौन होते हैं, वह अकबर होते हैं। अकबर के टाइम बाद ही जहांगीर जो है दिल्ली सल्तनत के शासक बनते हैं। पत्नी का नाम इनकी मानबाई, जगत गोसाई या महरून निसा, जिसे नूर जहां भी
कहते हैं। इनके पुत्र को नाम देख लेते हैं, खुसरो, परवेज, शहरयार और जहांदर, इनके 4 पुत्र होते हैं। आत्मकथा तुजुके जहांगीरी, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है कि जहांगीर की आत्मकथा कौन सी थी, तो तुजुके ए जहांगीरी। इनका मकबरा जो है वह शाहदरा में है। दरबार में आने वाले विदेशी, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है कि इनके दरबार में कौन कौन से विदेशी आए, तो इसमें पहला हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में ही आया था, सर थॉमस रो और फ्रांसिस्को पेलसर्ट जो है वह जहांगीर के दरबार में आने वाले विदेशी थे। 2 अस्पा सिंह अस्पा की प्रथा इंपॉर्टेंट तथ्य है, यह किसने चलवाया, तो जहांगीर ने चलवाया। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। तो चित्रकला का स्वर्णकाल मुगल शासक के किस शासनकाल के दौरान हुआ था, तो वह था जहांगीर के टाइम पे। तो जहांगीर से संबंधित आपको 3-4 तथ्य तो जरूरी याद रखने चाहिए, जिसमें इनकी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी, दरबार में आने वाले विदेशी यात्री हॉकिंस, थॉमस रो और फ्रांसिस्को पेलसार्ट, और 2 अस्पा सिंह अस्पा की जो प्रथा है वो भी जहांगीर ने चलवाई। और इनके टाइम पीरियड को हम चित्रकाल का स्वर्णकाल कहते हैं मुगल शासन के टाइम में। जहांगीर के बाद जो शासक बनते हैं वह शाहजहां बनते हैं। इनका जो टाइम पीरियड होता है वह 1628 से 1657 के बीच। इनका वास्तविक नाम क्या होता है, खुर्रम होता है। माता पिता का नाम कह सकते हैं जगत गोसाई, यानी इनकी माता होती हैं, और पिता जहांगीर। पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, या जिसे हम मुमताज महल भी कहते हैं। तो मुमताज महल यानी शाहजहां ने ही आगरा का निर्माण करवाया था, किसकी याद में, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। और इनका वास्तविक नाम क्या होता है, अर्जुमंद बानो बेगम। इनके पुत्र होते हैं दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शाह शुजा। मृत्यु 1666 में होती है। 1638 ईस्वी में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करते हैं, यह महत्वपूर्ण तथ्य है। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी गई थी, यानी दारा शिकोह जो इसका पुत्र होता है उसको कौन सी उपाधि दी थी, तो शाह बुलंद इकबाल की। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर्रे ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत किया था। जहां शाहजहां के शासनकाल को हम स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं, और इनकी जो कब्र है या इनकी जो दरगाह है वह आगरा के ताजमहल में स्थित है। तो शाहजहां से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसमें आपको जो याद रखने हैं, सबसे पहला 1638 में राजधानी आगरा से कहां स्थानांतरित की, तो आगरा से दिल्ली को स्थानांतरित किया। इसका जो पुत्र था दारा शिकोह, इसको शाहजहां ने बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। दारा शिकोह ही था जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करा था, और किस शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया था, तो सिर्रे ए अकबर शीर्षक से दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। और शाहजहां के शासनकाल को क्या कहते हैं, तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के टाइम पीरियड को कहते हैं, और चित्रकला का स्वर्णकाल हम जहांगीर के टाइम पीरियड को कहते हैं। शाहजहां की जो दरगाह है वह कहां है, आगरा के ताजमहल में स्थित है। अब कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है। आप जानते हैं कि युद्ध काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहादुरपुर का जो युद्ध है वह 1658 में होता है, किसके बीच में, शाह शुजा और शाही सेना के बीच में। इसमें शाही सेना विजय होती है। तो ये जो इनके पुत्र होते हैं ये आपस में लड़ते हैं उत्तराधिकार के लिए, तो इसी के संबंध में ये सारे युद्ध होते हैं। फिर उसके बाद धर्मत का युद्ध, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1658 में लड़ा गया, किसके बीच में, औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना तथा जसवंत सिंह व कासिम खां की शाही सेना के बीच यह युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें औरंगजेब जो है विजयी होता है। तो धर्मत का युद्ध 1658 में, और ये सीक्वेंस लगाने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ये युद्ध दे दिए जाएंगे, धर्मत, सामूरगढ़ का युद्ध और अन्य युद्ध दे दिए जाएंगे। अब आपको बताना होगा कि इनको क्रम से लगाइए। तो धर्मत का युद्ध पहले होता है 15 अप्रैल 1658 में अकबर और मुराद बख्श की संयुक्त सेना के साथ में, जिसमें औरंगजेब जो है वह विजयी होता है। दूसरा युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध, ये 1650 ईस्वी में होता है। यहाँ पर करेक्शन करने की जरूरत है, 1650 की जगह यहाँ पर 1658 होना चाहिए। यानी पहला धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल को होता है, और उसके दूसरे महीने यानी 29 मई 1658 को सामूगढ़ का युद्ध होता है, या औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना तथा दारा शिकोह की शाही सेना के बीच होता है। इसमें औरंगजेब जो है विजयी होता है। इसके बाद होता है खाजवा का युद्ध, और यह युद्ध होता है 5 जनवरी 1659 को औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में, जिसमें औरंगजेब विजयी होता है। आप देख रहे हैं कि औरंगजेब हर जगह विजयी होती जा रहा है, इसलिए औरंगजेब जो है ये शासक बनता है दिल्ली सल्तनत का। खाजवा के युद्ध के बाद युद्ध होता है देवराई का युद्ध, ये 12 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच 1659 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में, जिसमें औरंगजेब विजयी होता है, और इस विजय के बाद में ही यह दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है। इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण युद्ध देखे जो उत्तराधिकार के लिए लड़े गए थे, जिसमें बहादुरपुर का युद्ध देखा हमने कि फरवरी 1658 को लड़ा गया शाह शुजा और शाही सेना के बीच, जिसमें शाही सेना विजयी हो जाती है। फिर आगे के युद्ध औरंगजेब लड़ता है, जिसमें पहला धर्मत का युद्ध होता है 15 अप्रैल 1658 में औरंगजेब और मुराद बख्श की सेना के बीच में, इसमें औरंगजेब विजयी होता है। दूसरा युद्ध सामूगढ़ का युद्ध होता है, ये मई 1658 में होता है। सामूगढ़ के बाद में होता है देवराई का युद्ध, जो इंपॉर्टेंट है, वह 12 से 14 अप्रैल 1659 के बीच में, इसमें दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच युद्ध होता है। दारा शिकोह की इस युद्ध में मृत्यु कर दी जाती है। औरंगजेब दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बन जाता है, वास्तविक शासक बन जाता है। अब औरंगजेब के बारे में कुछ देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
इसमें जो इम्पोर्टेंट है वह इसका राज्याभिषेक है, जो पहली बार 31 जुलाई 1658 को आगरा में करता है और दूसरी बार 1659 में दिल्ली में करता है, 15 जून 1659 को। क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पर जो देवराई का युद्ध होता है वह 1659 और यहीं पर दारा सिकोह की जब मृत्यु हो जाती है तब जो है यह अपना दूसरी बार राज्याभिषेक कहाँ करवाता है, दिल्ली में। हालांकि पहली बार जो राज्याभिषेक यह कर लेता है 1658 में आगरा में। मकबरा इसका कहाँ है, तो औरंगाबाद में है। मृत्यु कब होती है, तो 1707 में, यानी इसका टाइम पीरियड कितने से कितने तक होता है, 1658 से 1707 तक। अब देखेंगे मुगल शासन व्यवस्था, देखेंगे इनका क्रम देखेंगे, ये आपको सीक्वेंस लगाने के लिए दिया जाता है। तो जो साम्राज्य का जो शासन विभाजन था मुगल साम्राज्य का, तो पहला जो साम्राज्य था वह सूबा यानी प्रांतों में विभाजित था। जो सूबा थे वह सरकार यानी जिलों में विभाजित थे। फिर जिला जो है वह परगना या फिर महाल में विभाजित था, और ये परगना या महाल मौजा दीहा या जिसे ग्राम कहा जाता है यानी सबसे छोटी इकाई में विभाजित था। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस है, सूबा जिसे प्रांत कहते हैं, सरकार जिसे जिला कहते हैं, परगना जिसे महाल कहते हैं और मौजा दीहा या ग्राम। तो ये सीक्वेंस है बढ़ते हुए छोटी इकाइयों की ओर, कि सूबा सरकार में, सरकार परगना में, परगना फिर ग्राम में। सूबा का जो शासक होता था वह सूबेदार या नाजिम कहलाता था। सरकार का जो प्रधान अधिकारी या शासक होता था वह फौजदार कहलाता था। परगना का जो शासक होता था वह सिकदार कहलाता था और ग्राम का खुद मुकद्दम या चौधरी कहलाते थे। महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में कि खुद मुकद्दम चौधरी कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए ये प्रमुख ग्राम अधिकारी थे। अब मुगल शासक काल में एक मनसबदारी व्यवस्था जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो मनसबदारी व्यवस्था को किसने लागू किया, तो यह अकबर द्वारा लागू की गई थी। मनसब जात या सवार में विभाजित थे। मनसब की कुछ श्रेणियां थी जिनमें मनसबदार 10 से 500 जात तक के मनसब थे। फिर अमीर जो था वह 500 से 250 जात तक के मनसब को कहते थे, और अमीर उम्दा जो है वह 250 अधिक जात के मनसब होते थे। तो मनसब प्रणाली बेसिकली आपको याद रखना है किसके द्वारा लागू की गई थी, तो अकबर के द्वारा लागू की गई थी, और यह मनसब जात और सवार में यह विभाजित थी। ये बेसिकली एक प्रकार से कह सकते हैं सैन्य व्यवस्था थी, यानी ये मनसब जो है इन अधिकारियों को इतना इतना दे दिया जाता था और युद्ध के टाइम पर ये सेना की व्यवस्था करते थे और टैक्सेशन जो है वसूल करते थे। तो मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई, अकबर के द्वारा। ये तथ्य आपको जरूर याद रखना होगा। मुगल काल में भूमियों का विभाजन किया गया था, जिसमें खालसा भूमि सीधे बादशाह के नियंत्रण में थी। फिर जागीर जो भूमि थी वह सरदारों को वेतन के बदले में दी जाने वाली भूमि थी, यानी जो जागीर होती थी, जो सरदार थे उनको वेतन नहीं दिया जाता था, उनको डायरेक्ट भूमि दे दी जाती थी और इस भूमि को क्या कहते थे, जागीर कहते थे। फिर थी सयूरगल या मदद ए मास भूमि, जो विद्वानों व धार्मिक व्यक्तियों को अनुदान में दी जाती थी, यानी जो धार्मिक और विद्वान व्यक्ति होते थे उनको जो है अनुदान यानी दान के रूप में भूमि दी जाती थी, और उस भूमि को क्या कहते थे, सयूरगल या मदद या मास कहते थे। मुगल काल में भू राजस्व वसूल प्रणाली थी, जो बटाई, गल्ला बख्शी प्रणाली, जब्ती प्रणाली, दहसाला प्रणाली, इजारेदारी या ठेकेदारी प्रणाली, नक्श या कानकुत प्रणाली, ये जो सारी प्रणालियां हैं ये भू राजस्व की वसूल प्रणालियां हैं। किस टाइम की, तो मुगल काल की प्रणाली है। दहसाला प्रणाली से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्रणाली के प्रणेता या जन्मदाता कौन थे, तो आपको याद रखना होगा इस प्रणाली के जो जन्मदाता थे वह टोडरमल थे। टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अब हम देखेंगे मुगल कालीन स्थापत्य कला। मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है इसमें महत्वपूर्ण है, बाबर द्वारा आगरा की मस्जिद बनवाई गई थी, और अकबर के द्वारा अगर देखें जो महत्वपूर्ण स्थापत्य कला है तो आगरा में बनवाया गया आगरा का किला, जहांगीर का किला और अकबरी महल, ये सब आगरा में बनवाया गया अकबर की स्थापत्य कला है। फतेहपुर सीकरी ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, जहांगीर महल और मरियम महल का निर्माण अकबर के द्वारा कहां कराया गया, फतेहपुर सीकरी में। एक तथ्य आपको यहां याद रखना है कि बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है वह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था, और गुजरात अभियान कब हुआ था, तो वह हुआ था 1571 में, हमने ऊपर देखा था। और इसी जीत के बाद में ही बुलंद दरवाजे का निर्माण कहां करवाया गया था, फतेहपुर सीकरी में। तो ये आपको याद रखना है, स्थान याद रखना है और किसके द्वारा करवाया गया। जहांगीर द्वारा अकबर का मकबरा बनवाया गया, कहां, सिकंदराबाद में। फिर शाहजहां द्वारा देखते हैं, शाहजहां के टाइम पीरियड को हम स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। और अगर अब देखो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि फतेहपुर सीकरी में अगर जामा मस्जिद पूछे तो आपको अकबर लगाना होगा, अगर दिल्ली की जामा मस्जिद पूछे तो आपको शाहजहां लगाना होगा। लाल किला कहां बनवाया गया, तो दिल्ली में, लाल किला का जो निर्माण है वह आगरा में करवाया शाहजहां ने। मोती मस्जिद और ये जो सब ताजमहल है ये दिल्ली में ही शाहजहां द्वारा करवाए गए। तो शाहजहां द्वारा ये स्थापत्य हैं जो दिल्ली में करवाएगी, जिसमें जामा मस्जिद, लाल किला हम जानते हैं कि दिल्ली में ही है, आगरा का किला, मोती मस्जिद और ताजमहल ये शाहजहां द्वारा दिल्ली में कुछ स्थापत्य निर्माण है।
उसके बाद औरंगजेब द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया गया? दिल्ली में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। स्थान आपको थोड़ा सा खास करके देखना होगा, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि अब जामा मस्जिद अकबर के द्वारा कहाँ कराया गया, तो अब आप दिल्ली मत लगाइएगा, तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में। इसी तरीके से बाबर द्वारा आगरा की मस्जिद का निर्माण, औरंगजेब द्वारा ये मोती मस्जिद, आपको याद रखना है कि मोती मस्जिद औरंगजेब ने कहाँ करवाया था? तो ये करवाया था दिल्ली में। तो इस तरीके से मुगल कालीन स्थापत्य कला हमने देख ली। अब प्रमुख पुस्तकों को देखेंगे, मुगल कालीन लेखक जो थे उनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी। जिसमें बाबर ने, पहले ही हमने बताया था, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था बाबरनामा तुजुकी, बाबरी या तुर्की भाषा में बाबर ने इसे लिखा था। गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी, इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हसन निजामी की जो पुस्तक थी वह ताजुल मासिर थी। निजामुद्दीन अहमद की जो पुस्तक थी वह तबाकते अकबरी थी। अब्बास खान शेरवानी ने तारीखे शेरशाही नामक पुस्तक लिखी। तो अब्बास खान शेरवानी की पुस्तक क्या है? तारीखे शेरशाही। एक सेकेंड। और नेक्स्ट है आलमगीर नामा पुस्तक, किसके द्वारा लिखी गई? मोहम्मद काजिम के द्वारा। कानून ए हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई? तो ख्वाद मीर द्वारा। भीमसेन द्वारा पुस्तक लिखी गई नुक्स ए दिलखुशा। सियार उल मुतखरीन पुस्तक लिखी गई गुलाम हुसैन द्वारा। इकबाल नामा ए जहांगीरी पुस्तक लिखी गई मोती बिद खां। शाहजहां नामा पुस्तक लिखी गई इनायत खां के द्वारा। चहार चमन पुस्तक लिखी गई चंद्रभान ब्राह्मण द्वारा। फुतुहत ए आलमगिरी पुस्तक लिखी गई ईश्वर दास नागर द्वारा। और खुलासत उत तवारिक पुस्तक लिखी गई सुजान राय भंडारी द्वारा। तो कभी कभी एग्जाम में पुस्तकें पूछी जाती हैं, आपको लगता है कि पुस्तक कहाँ से आ गई, तो ये पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखना है। इसमें अगर मैं ज्यादा महत्वपूर्ण या ज्यादा जोर दूं तो बाबर की तुजुके बाबरी बाबरनामा, गुलबदन बेगम की हुमायूं नामा याद रखना है, हसन निजामी की ताजुल मासीर याद रखना है, तबाक़त अकबरी निजामुद्दीन अहमद की, और तारीख़ फिरोज शाही अब्बास खां शेरवानी की। उसके बाद आपको याद रखना है इनायत खां की शाहजहां नामा और ईश्वर दास नागर की फुतुहात ए आलमगिरी। ये पुस्तकें एटलीस्ट आपको जरूर याद रखनी चाहिए। उसके बाद उत्तर मुगल कालीन शासक होते हैं, जिसमें औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शासक बनते हैं वह बहादुर शाह प्रथम बनते हैं। इनका टाइम पीरियड 1707 से 1712 के बीच होता है। बहादुर शाह के बाद आते हैं जहांदर शाह। अब यहाँ पर आपको सीक्वेंस लगाने के लिए ज्यादातर क्वेश्चन दिया जाता है। इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उत्तर मुगल कालीन शासकों से, उनको भी हम देख लेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो औरंगजेब के बाद कौन शासक बनता है? तो वह बहादुर शाह प्रथम। कब टाइम पीरियड होता है इनका? तो 1707 से 1712 तक, क्योंकि औरंगजेब का टाइम पीरियड कौन सा था? तो वह था 1658 से 1707 तक। और 1707 के बाद से बहादुर शाह प्रथम आते हैं, जिनका टाइम पीरियड 1712 तक होता है। इसके बाद आते हैं जहांदर शाह, जिनका टाइम पीरियड 1 वर्ष का, यानी 1712 से 1713 तक। फर्रुख सियार आते हैं 1712 से 1719 तक। फर्रुख सियार ही शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों को क्या दिया था? शाही फरमान दिया था। तो इसे अभी आप याद रखना, फर्रुख सियार द्वारा ही अंग्रेजों को शाही फरमान दिया गया था। और इनका टाइम पीरियड क्या है? 1713 से 1719। इसके बाद आते हैं रफीउद्दौला 1719। 1 वर्ष का भी टाइम पीरियड नहीं होता, यानी उसी वर्ष आते हैं, उसी वर्ष इनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। फिर आता है मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड होता है 1719 से 1748। कह सकते हैं उत्तर मुगल कालीन शासकों में एक लंबा टाइम पीरियड बिताते हैं मोहम्मद शाह। 1739 में इन्हीं के टाइम पे नादिर शाह का आक्रमण होता है। यह तथ्य याद रखना है कि नादिर शाह का आक्रमण कब होता है? 1739 में। उस टाइम मुगल के शासक कौन होते हैं? तो मोहम्मद शाह। इनको मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो मिजाज होता है बहुत ही रंगीले किस्म का होता है। और इसके बाद मोहम्मद शाह के बाद आते हैं अहमद शाह। 1748 से 1754 इनका टाइम पीरियड होता है। आलमगीर द्वितीय, इनका टाइम पीरियड 1754 से 1759। इनके टाइम 2 प्रमुख घटनाएं होती हैं। पहला तो 1756 से 1757 में दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। तो अब 2 तथ्य हो गए। नादिर शाह का आक्रमण पूछे तो 1739 में, शासक कौन थे? मोहम्मद शाह। अगर आपको अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण पूछे तो यह दिल्ली में होता है 1556 से 57 के बीच। और इस टाइम शासक कौन होते हैं? तो आलमगीर द्वितीय। दूसरा तथ्य देख रहे हैं कि यह 1757 का प्लासी का युद्ध भी होता है, वह आलमगीर द्वितीय इस टाइम मुगल शासक होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं शाह आलम द्वितीय। 1759 से 1806 के बीच इनका टाइम पीरियड होता है। और इन्हीं के टाइम पीरियड में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें शाह आलम द्वितीय भी शामिल होते हैं। और अंग्रेज जो हैं वह लखनऊ के नवाब और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम को जो है पराजित करके इस बक्सर के युद्ध को जीतते हैं। और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की हम कह सकते हैं वास्तविक रूप से साम्राज्य की नींव रखते हैं। और बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 ईस्वी में। आधुनिक काल के इतिहास को जब हम पढ़ रहे थे तब इस पर कंप्लीट चर्चा की थी। आप यहाँ पर इतना जानना है मध्यकालीन इतिहास के
अंदर में कि इस टाइम जो शासक होते हैं वह मुगल शासक शाह आलम द्वितीय होते हैं। इसके बाद अकबर द्वितीय आते हैं। इनका कार्यकाल 1806 से 1837 के बीच होता है। अकबर द्वितीय से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी थी वह अकबर द्वितीय ने ही दी थी, और अकबर द्वितीय की ही पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जाते हैं, जहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय जफर देखते हैं। इनका टाइम पीरियड 1857 से 1837 से 1857, और इन्हीं के टाइम पीरियड में फिर 1857 की क्रांति होती है और बहादुर शाह द्वितीय के जो सेनापति होते हैं बख्त खां, वो दिल्ली से नेतृत्व करते हैं। हालांकि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की अंततः विजय होती है और इसके बाद मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय जफर को कहां भेज दिया जाता है? रंगून, जो म्यांमार में पड़ता है, वहां भेज दिया जाता है इनको पेंशन देकर। तो इस तरीके से हमने मुगल कालीन इतिहास पर कंप्लीट चर्चा कर ली है। जो भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य है उन सभी को हमने देखा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसका आप एक दो बार रिवीजन करेंगे तो सारे महत्वपूर्ण तथ्य याद हो जाएंगे। बाकी टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो ये जो प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। इसके अलावा आप लोगों को कुछ और नहीं करना है, बस आपको ये वीडियो एक दो बार देख लेनी है। उसके बाद जब भी आपको इसमें कुछ याद करने में अगर कठिनाई हो तो उसका आप लोग अलग से नोट्स जरूर बनाएं। हालांकि इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो इसी तरह पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, और कोई भी क्वेरीज हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आगे अब कौन सी क्लास होनी चाहिए इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद हम लोग अन्य विषय को भी अब पूरा करेंगे। टारगेट हमारा 69th बीपीएससी है, इसलिए प्रीलिम्स मेंस की अब दोनों क्लासेस साथ में चल रही हैं। तो बने रहिए वो IAS के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।